आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में जुलाई 2020 में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों एक साथ कवर कर दिए थे एक सिंगल वीडियो में ही। इस वीडियो में आज हम लोग कवर कर देंगे इकॉनमी के 10 के 10 टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स कुछ ज़्यादा बड़े नहीं आए हैं, इस बार टॉपिक्स छोटे आए हैं, कुछ डिफरेंट हैं। मतलब मे बी आप लोगों ने शायद पहले डेली करंट अफेयर्स में ना सुने हों, बट अच्छे हैं और छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जिन लोगों को चाहिए ना, वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। मैंने आप लोगों को बता दिया है टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है। और एक जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करा था ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये लास्ट में जो ये न्यूज़ आती है, जो शॉर्ट न्यूज़ आती है विजन की, इसके रिगार्डिंग छोटा सा मुझे आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था उसका। एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, उसका अपडेट भी मुझे आप लोगों को देना था। जो वीडियो आप अभी देख रहे हो राइट नाउ अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस सीरीज़ के अंदर जो स्पेशली जो जुलाई मंथ की सीरीज़ आप देख रहे हो, द मोमेंट जिस दिन ये सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम लोग इनसाइट आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है ना, उसमें लास्ट में टॉपिक्स होते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, पूरे मंथ का कंपाइलेशन। सेम चीज़ विजन की होती है न्यूज़ इन शॉर्ट की। ये सारे के सारी वीडियोस मतलब टॉपिक्स जो हैं, जो कि एक मंथ के अंदर, मान लो आप जनवरी की बात करते हो तो एक मंथ में इनसाइट और न्यूज़ इन शॉर्ट दोनों मिलाकर 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके 2021, 22, 23 इवन 2020 में भी काम आएंगे। पर मैं 2020 वालों को यहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि उनका एग्ज़ाम जस्ट अभी बिल्कुल अक्टूबर में ही है, तो मैंने इनको नहीं लिखा, बट काम उनके भी आएंगे। 2021, 22, 23 के लिए बहुत क्रूशियल होंगे रिवीजन के लिए। अभी जो सीरीज़ आएगी वो आपकी आएगी जनवरी से लेके, फिर फरवरी भी आएगा, ऐसे अगस्त तक की कंप्लीट सीरीज़ बैक टू बैक आएगी। एक दिन में पूरा एक मंथ कवर, एक दिन जनवरी, नेक्स्ट डे फरवरी, थर्ड डे फिर मार्च, इस तरीके से। तो 7-8 दिन के अंदर मैं अगस्त तक का पूरा अपलोड कर दूंगा बैक टू बैक। जैसे ये विजन की जुलाई 2020 ख़त्म होती है, इसको देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपके तकरीबन 100 से प्लस जाएंगे। कभी कभी इसके फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में 50 आते हैं, कभी इसमें 100 आते हैं। इन विजन का थोड़ा सा फिक्स सा रहता है, यानी कि 30 से लेके 50 के बीच सही रहता है। इनसाइट में थोड़ा वेरी करता है, कभी 50, कभी 70, कभी 100, कभी 120, इसलिए। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 100 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे एक मंथ के अंदर, जो आपकी मंथली मैगजीन में होते हैं। और इनके मैंने लेफ़्ट राइट के टॉपिक्स, यानी कि कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत है वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। आपको चीज़ें जब रिवाइज़ होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के ऊपर। इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। इस सीरीज़ का लिंक, जो वीडियो राइट ना अभी आप देख रहे हो ना, इसी की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं एडिट करके अपडेट करूँगा जिस दिन ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी। तो विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आप देख रहे हो, जिस दिन इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी, उसी दिन अगले दिन जब ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसकी जो लिंक होगी हर एक वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे इकोनॉमी 3.1 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी को ही लेकर हम लोगों ने एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है। इंडेक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की आपको रैंकिंग करनी हो, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना हो, कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस देखनी है, स्टेट्स की देखनी है, सिटीज़ की देखनी है, किसी स्कीम की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो आप उनके लिए इंडेक्स प्रिपेयर करते हो। आप लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखा होगा, पॉवर्टी इंडेक्स है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे होते हैं। पॉवर्टी को लेकर हमारे पास होता है ये MPI 2020, इसकी एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को प्रिपेयर करने वाले हैं UNDP और OPHI। इनके बारे में जानने से पहले आपको हल्का सा जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए, वो ये है कि MPI का जो इंडेक्स है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने बना के दिया था। 2011 में बनाया था इन्होंने। इनके आप नाम याद रख लीजिएगा। इनके नाम थे सबीना अलकिरे और जेम्स फोस्टर। सबीना अलकिरे और जेम्स फोस्टर, इन्होंने ये इंडेक्स प्रिपेयर किया था 2011 के अंदर। ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे। इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर ध्यान दें? हमारे पास तो बहुत सारी कमिटीज़ रही है ना, हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और ये लकड़ेवाला कमेटी। ये सारी की सारी कमेटीज़ किसके लिए थी? हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी है, हमारे पास नीति आयोग है, तो हम लोग MPI के ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम लोग यही देखेंगे इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कि MPI ने क्या डेटा दिया है इंडिया की पॉवर्टी को लेकर। एक बार ये जानो, इंडिया के पास अभी तक टोटल 6 कमेटीज़ बन चुकी हैं पॉवर्टी को लेकर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, करंटली हम किस पॉवर्टी का डेटा यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए? आप लोगों ने सुना होगा ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। ये एक डेटा होता है, यानी कि इतने अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं, किसी इंसान की इतनी आमदनी है, इतना खर्चा है, उसके अगर ये कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को BPL और APL में जस्टिफाई कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर जो डेटा यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है अभी तक तेंदुलकर कमेटी का।
ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ने जो डेटा बनाया था उसके बाद भी कमेटीज़ बनी हैं। 2014 के पास बनी थी हमारे पास रंगराजन कमेटी बनी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2015 के अंदर एक नीति आयोग का एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनके जो रिकमेंडेशन थे ना उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि अभी तक जो तेंदुलकर कमेटी का जो मेथडोलॉजी है ना वही बेहतर चल रहा है। ऑलराइट। इसके अलावा एक पहले कमेटी आई थी लकड़ेवाला कमेटी वगैरह, उन्होंने क्या किया था कि वो लोग जो वो काफ़ी पुरानी है, उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन का जो इंडेक्स दिया था उसमें उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया था। उनका ये कहना था कि हेल्थ और एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है ही है, तो वो लोग उस क्राइटेरिया के अंदर इनको ऐड नहीं करते थे। तेंदुलकर कमेटी ने हेल्थ और एजुकेशन को इंक्लूड किया था, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 2011 और 12 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 21.9% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ये तेंदुलकर कमेटी ने बताया था, ठीक है। जो हमारा ये MPI इंडेक्स है ना, इसने हमें क्या बताया है कि 2015 और 16 के मुताबिक, अगर मैं आपको पूरा न्यूज़ पढ़ाऊंगा अभी, एक बार ज़रा सुन लो। इसके मुताबिक हमारे पास 27.9% है। अब तेंदुलकर कमेटी बना रही 21 समथिंग परसेंट, और 3-4 साल में ये जो परसेंटेज था ये तो बढ़ गया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया के अंदर तो वो ये कह गई थी इंडिया ने तो 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका फ़र्क क्या होता है? इनका फ़र्क होता है इंडेक्सिंग के, आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे आप यहाँ पर नज़र दो, इसमें हेल्थ MPI में हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब इसके अंदर क्या क्या है? हेल्थ में 2 चीज़ें हैं, उनका न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 चीज़ें हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। टोटल मिलाकर के 10 इंडिकेटर्स इसके अंदर है, ठीक है। जो चीज़ तेंदुलकर कमेटी यूज़ करती थी वो किस पे करती थी? वो एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करती थी तेंदुलकर कमेटी। MPI किसको कैलकुलेट करता है? MPI कैलकुलेट करता है आउटकम्स क्या रहे थे इनके। तो डिफरेंस आ जाता है एक्सपेंडिचर के। अगर आप कैलकुलेशन लेते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमीरी कंसिडर कर लिए जाते हैं, लेकिन आप सारे ही आउटकम्स को देखते हो कि भाई किसी इंसान ने कितना पैसा कमा लिया, महीने के 100 रुपये कमा लिए, उसके बावजूद भी एजुकेशन उसको नहीं मिल रही है, हेल्थ उसको प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो MPI जो था ये बड़ा इंडिकेटर देता है, एक वाइड रेंज को कवर करता है। अब हम चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स में जो इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। मैं आप लोगों को बस एक ऊपर का एक ओवरव्यू देना चाहता था पॉवर्टी को लेकर इंडिया के अंदर। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है UNDP ने और OPHI ने। OPHI क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर्स है। ऑक्सफोर्ड का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सिंपल सा सवाल रहेगा लेकिन आपको बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए। कुछ नहीं पता कि ऐसे सवाल आपको कब इंटरव्यू में घुमा दे। मुझे ये बताइए ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है कहाँ पर? बेहद आसान सवाल है लेकिन पता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होता। अगर आप एक ईमानदार एस्पिरेंट हैं तो बिना गूगल के ऊपर रिसर्च की कोशिश कीजिए कि क्या आपका जो गेस है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। OPHI का एम क्या है? एक एडवांस और मोर सिस्टमेटिक मेथडोलॉजिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट करना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर पीपल्स के एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ को बहुत ग्राउंडेड रखा जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्या करते हैं आप। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कुछ खास पूछा नहीं जाएगा आपसे। ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि MPI कुछ जो रिलीज़ करने वाली जो ये इनिशिएटिव था, ये OPHI जो था ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर था, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कौन सा डिपार्टमेंट था जिसने रिलीज़ किया था, ये पूछ सकते हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, तो हम बता रहे हैं बस। OPHI का जो वर्क है वो ग्राउंडेड है अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर, यानी कि उस मेथड को वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इट वर्क्स टू इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच बाय क्रिएटिंग रियल टूल्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ग्लोबल MPI क्या है? MPI एक प्रोडक्ट होता है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल क्या है, प्लस में अलॉन्ग विद इंसिडेंस टू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एवरेज डिप्रीवेशन स्कोर क्या है पुअर पीपल का, कितने लोग डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, उनका एवरेज स्कोर क्या है, प्लस में प्रमोशन क्या है, वो पुअर प्रोपोर्शन क्या है पुअर पीपल का, ठीक है। और इसलिए ये दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव है ये वाला। इसमें जो 10 इंडिकेटर्स हैं ना, ये 10 के 10 जो इंडिकेटर्स हैं ये हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रोपोर्शन क्या है पुअर पीपल का और उनका डिप्रीवेशन स्कोर क्या है, इनके रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव होता है। ये रेंज पे जब इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 1 होती हैं, इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पर्सन का डिप्रीवेशन देखते हैं 10 इंडिकेटर्स के अंदर। इसमें से 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस होती हैं, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड, तीनों को इक्वली वेट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये इसके इंडिकेटर्स के बारे में ही बात है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो MPI है ये बाकी मॉड्यूल से बेटर कैसे हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं।
MPI takes advantage of the availability of multi-purpose household surveys, which allows data on different dimensions to be drawn from the same survey. It identifies the people who experience overlapping deprivations. MPI replaced the Human Poverty Index, which was in use from 1997 to 2009. 1997 से लेके 2009 तक जो डेटा हम लोग इंडेक्स यूज़ करते थे, इसका नाम था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। उसको रिप्लेस कर दिया था हम लोगों ने MPI से। क्यों रिप्लेस कर दिया था? MPI क्या करता है कि जो 10 इंडिकेटर्स का जो डेटा कलेक्ट करता है ना अपने सर्वेस के तहत, उन 10 इंडिकेटर्स के अंदर ये फर्दर सेग्रीगेशन बहुत करता है, उससे मल्टीपल लेवल की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसको इसलिए बोला गया है। बेटर कंपैरिजन, MPI can show a composition of multidimensional poverty across different regions, ethnic groups, or any other population subgroup with useful implications of policy. HPI could not identify which specific individuals, households, or larger groups of people were poor. पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हाईलाइट करना, किसी हाउसहोल्ड के बारे में बता देना, या फिर क्या कोई लार्जर ग्रुप है जो उस पूरी की पूरी पॉवर्टी को बिलोंग करता है, या फिर कोई एथनिक ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, कोई कल्ट है, कैसे आप डिफाइन कर रहे हो, वो चीज़ें HPI में नहीं हुआ करती थी। इसलिए MPI जो है उससे बेटर कंपैरिजन करके दिखा सकता है। Complement to the income-based poverty measures. Income poverty data come from different surveys, and these surveys often do not have information on health, nutrition, etc. People may be above the poverty line but still be deprived needs such as housing. Exactly मैंने जो आपको बताया था, जैसे तेंदुलकर कमेटी वाली बात हो गई। हम लोग एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कोई एक इंसान कितना दिन में खर्चा कर पा रहा है, लेकिन हम लोग बाकी चीज़ें मिस कर रहे हैं। वो कुकिंग फ्यूल कैसा यूज़ कर पा रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, उसकी फैमिली की, ठीक है, और उसके अलावा उसका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या है, हाउसिंग वगैरह उसके पास है या नहीं है, सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ होगी, जो भी ऊपर इंडिकेटर दिए थे। तो इसका ये जो इनकम बेस्ड पॉवर्टी के जो मेजर्स थे ना, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है MPI और कोविड-19। इस दौरान क्या हुआ है, कोविड-19 ने 2 इंडिकेटर्स को बहुत हाईली अफेक्ट किया है MPI के। पहला तो न्यूट्रिशन और दूसरा चिल्ड्रन की स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो एक रिस्क के ऊपर है, इसको टैकल करने के लिए प्रोग्रेस की जा रही है। ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा जो भी हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी ना, क्योंकि रेगुलर इम्यूनाइजेशन भी अफेक्ट हुई है, मतलब कि हेल्थ के अंदर भी इम्पैक्ट आया है। आप लोगों को रेगुलरली इम्यूनाइज भी नहीं कर पा रहे हो, जो था वो भी बहुत हार्डली इम्पैक्ट हो पा रहा है। डिस्रप्शंस हुई हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेजर्स हुए हैं, पेरेंटल कंसर्न्स रहे हैं, ठीक है। अपने बच्चों को वो कोविड-19 से बचाने के चक्कर में डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट पे लेके जा नहीं सके, ये भी एक समस्या रही है। तो MPI 2020 के की पॉइंट्स क्या हैं? जो 2020 का जो अपडेट है ग्लोबल MPI का, इसने 107 कंट्रीज़ को कवर किया है। 5.9 बिलियन पीपल जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। 5.9 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 590 करोड़। आपको 1 बिलियन में पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बिलियन में आपको 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो 107 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो 1.3 बिलियन पीपल इसमें से 22% वो रहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर। तो आप ये पूरा का पूरा देख लो रेशियो, ये ग्लोबल उसने बता दिया है कि 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि टोटल 5.9 बिलियन में से 1.3 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड का 22% है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। यानी कि पॉवर्टी ऐसी, कोई भुखमरी के कारण गरीब है, ठीक है, कोई घर के कारण गरीब है, कोई हेल्थ के कारण गरीब है, कोई एजुकेशन के कारण गरीबी में है। अलग अलग जो भी हमने ऊपर इंडिकेटर्स देखे थे, एक बार दोबारा नज़र मारो। एसेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, हर एक का अलग अलग ये मल्टी डायमेंशन है। उसने बता दिया था ना, यहाँ पे 3 डायमेंशंस थे। कोई हेल्थ में इशू है, किसी को एजुकेशन में है इशू, किसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इशू है। तो इतने सारे लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। खूबसूरत डेटा है आंसर राइटिंग के लिए ये वाला आपका। हाफ ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, यानी कि उसमें से हाफ, 1.3 बिलियन का हाफ कितना हो जाएगा? 644 बिलियन चिल्ड्रन, ये अंडर एज हैं, अंडर ऑफ पुअर पीपल, ये अंडर एज यानी कि 18 के, इनकी जो एज है वो 18 से भी कम है। और 3 में से 1 जो है, ठीक है ना, 1 in 3 इज़ पुअर कंपेयर्ड विद 1 in 6 अडल्ट। यानी कि अगर एडल्ट के साथ कंपेरिजन करते हो तो 3 बच्चों में से 1 जो है वो गरीब है। 107 मिलियन मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर एज 60 और ओल्डर, यानी कि 107 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। पर्टिकुलरली ये जो इंपॉर्टेंट फिगर है इसको ध्यान में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है। जो एल्डरली को और जो यंग बच्चे होते थे, वेरी जो एकदम ही चिल्ड्रन की एज होती है, उसको बहुत इम्पैक्ट करता है।
84.3% जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं वो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। अब ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा ना, अगर सब सहारन का साउथ एशिया जैसा कुछ भी, देखो साउथ एशिया भी आ गया, वहाँ पर भी आप ये मेंशन कर सकते हो। इंडिया के रिगार्डिंग कुछ दिखा रहे हो, इंडिया की कैसी अप्रोच होनी चाहिए, इंडिया के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले वो लुक ईस्ट थी, सारी चीज़ें थी ना, वहाँ पर दिखा सकते हो आप कि एज़ पर MPI अप्रॉक्स 84.3% जो पुअर हैं वो इन एरियाज़ में रहते हैं। हर एक डेवलपिंग रीजन में जो प्रपोर्शन है उन लोगों का जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है वो रूरल से कंपैरेटिवली हायर है अर्बन के अंदर, मतलब सॉरी अर्बन से ज़्यादा रूरल के अंदर मिलेगा। 84.2% जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर उनको एनवायरमेंटल शॉक लगने के लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, दे आर मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द थ्रेट, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो कमज़ोर हैं इस मामले में। 65 कंट्रीज़ उन्होंने रिड्यूस किया अपना ग्लोबल MPI वैल्यू को सिग्निफिकेंटली कुछ एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। एब्सोल्यूट चेंज जिसको कि एनुअलाइज किया जाता है, यानी कि जो सालाना जो होता है वो एक डिफरेंस होता है। एक पॉवर्टी मेजर होता है 2 सालों का, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ सर्वेज उनसे किए गए थे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि 2 सालों के बीच के अंदर कितने सर्वे किए, मान लो 10 सर्वे किए तो उसको डिवाइड कर देंगे, उसके रिगार्डिंग वो अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। जो लार्जेस्ट रिडक्शन हुआ था इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो इंडिया में हुआ था, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 273 मिलियन पीपल जो थे वो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से शिफ्ट हो गए थे। और वो टाइम पीरियड आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, 2005-06 से लेके 2015-16 तक, यानी कि जो एक डेकेड की बात की गई थी, ठीक है ना। और ये पूरे की जो इसकी जो MPI वैल्यू थी ना, ये पूरे पीरियड में हाफ हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2018 की तो अभी भी इंडिया में 37.7 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत डेटा है, ये नोट डाउन कर लो। तो कुछ लिमिटेशंस भी होगी MPI की, बिल्कुल लिमिटेशंस भी होंगी, वो भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं टाइटल, बहुत लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अनेबल टू कैप्चर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कैप्चर नहीं कर पाता, चलो बहुत अच्छी चीज़ है। अनेबल टू कैप्चर द इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। टू बी कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर हाउस होल्ड्स को डिप्राइव होना चाहिए एटलीस्ट 6 स्टैंडर्ड लिविंग इंडिकेटर्स के अंदर, या फिर 3 स्टैंडर्ड लिविंग इंडिकेटर्स के अंदर, या फिर एक हेल्थ में जैसे कि उसमें से एक हेल्थ और एक एजुकेशन इंडिकेटर हो। दिस रिक्वायरमेंट के कारण ये जो MPI है ना, ये लेस सेंसिटिव हो जाता है माइनर इनएक्यूरेसीज के लिए। वही कहना चाह रहा है कि आपको मिनिमम इनमें से कोई 6 चीज़ों के अंदर पुअर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर तो हेल्थ और एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन सेट कर रहे हैं, तो जो उन्होंने कंडीशन सेट कर रखी है ना, इसके कारण क्या होता है, कुछ माइनर इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा लेस सेंसिटिव है। अनेबल टू कैप्चर इनइक्वालिटी, वाइल जो MPI है इट गोज़ वेल बियॉन्ड अ हेड काउंट टू इंक्लूड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एक्सपीरियंस, इट डज नॉट मेजर इनइक्वालिटी अमंग द पुअर। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ओवरऑल देखते हो, यानी कि सब में देखते हो, मान लो 100 लोगों को देख रहे हो, उसमें गरीब और अमीर कितने हैं वो देख रहे हो, वो तो आप बता दोगे कि 100 में से 30 लोग गरीब हैं। लेकिन उन 30 लोगों के बीच में क्या इनइक्वालिटी है ना, उनके विदिन उन 30 के बीच में क्या इनइक्वालिटी है वो नहीं बता पाता ये जो इंडेक्स है। Unable to capture the intra-household inequalities. Intra-household inequalities may be severe, but these could not be reflected precisely because there is no individual level information for all the indicators. यानी कि हर एक इंडिकेटर के मुताबिक जो इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़ है वो नहीं बता सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। Unavailability of data, there are limits to the cross-country comparability of the MPI. The estimates presented are based on publicly available data and not all countries have data on all indicators. Better or more frequent data on poverty is urgently required. वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप क्रॉस कंट्रीज़ को कंपेयर करते हो तो MPI का जो ये डेटा होता है इसके अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं। जो एस्टिमेट्स हम प्रेजेंट करते हैं ये बेस्ड होते हैं पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा होता है उसके मुताबिक, ठीक है। और सारी कंट्रीज़ के पास जो डेटा नहीं, वो डेटा नहीं होता उन इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। बेटर और मोर फ्रिक्वेंट डेटा जो चाहिए होगा हम लोगों को, ताकि हम लोग इस इंडेक्सिंग को और इम्प्रूव कर सकें। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो कि एजुकेशन के ऊपर डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रही होंगी, कुछ होंगी जो न्यूट्रिशन पे नहीं कलेक्ट कर पा रही होंगी, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है हम लोगों को MPI को यूज़ करने के इन रिलेशन टू SDG। ये जो बीच में लिखा है ना विज़ का मीनिंग होता है इन रिलेशन टू, हम लोग MPI के डेटा को कैसे यूज़ करके अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लीव नो वन बिहाइंड, MPI एनालिसिस करता है जो और ट्रैक्स करता है जो प्रोग्रेस हो रही होती है ना पॉवर्टी को लेकर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसे कुछ सब नेशनल रीजन्स में हो रही होगी, रूरल एरिया में कितना चल रहा है, अर्बन में कितना चल रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन में, एथनिक ग्रुप में, कास्ट में, इन सब में क्या रीज़न चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ को कवर कर ही लेता है।
इससे हमको हेल्प मिलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एक टाइम पीरियड के लिए जब कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन को ट्रैक करने के लिए हम लोग MPI को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल MPI जो होती हैं इनसे हम लोग रीजन का कंपैरिजन करते हैं, ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, प्लस में एक रीजनल और ग्लोबल MPI को भी हम लोग एक कंट्री के अंदर आपस में कंपेयर करते हैं। इसकी बहुत ही इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होती है, तो ये इसके बारे में अपने एक एडवांटेज होता है इसका। MPI को यूज़ किया जा सकता है सीनियर पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को भी कोऑर्डिनेट करें और ये समझें कि किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ पुअर्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। यूनिवर्सल रेलेवेंस क्या है इसका? नेशनल एंड रीजनल MPIs आर टेलर्ड टू द कंटेक्स्ट and policy priorities. They address moderate and or acute poverty and reflect the contextual values and definition. ठीक है, कभी कभी बहुत एडिशनल चीज़ें लिखी होती हैं, अब कोई आपसे ये सब थोड़ी लिखवा के देखेगा इसके बारे में, बट मैं आपको समझा ही रहा हूँ। नीचे वाला डेटा क्या है ये देख लेते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, थोड़ा ध्यान से सुनना। इट शोज़ द इंटरलिंक्ड डेप्रिवेशंस ऑफ द पीपल इन द सेम हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड के अंदर कितने लोग किस तरीके से डिप्राइव्ड हैं, उन सब की इंटरलिंकिंग को ये बता देता है, क्योंकि जो 10 इंडिकेटर्स हैं ना इसके, वो रिलेट करते हैं हमारे 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी। टोटल कितने हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 17 हैं। टारगेट क्या है? 2015 से 2030 तक का। इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है? नीति आयोग। लॉन्च किसने किए थे? यूनाइटेड नेशंस ने। इससे पहले क्या हुआ करता था? मल्टी डेवलपमेंट मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स MDG हुआ करता था। ठीक है, तो इसके जो हमारे जो 10 इंडिकेटर्स हैं MPI के, वो ही हमारे बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से डायरेक्टली मैच करते हैं। जैसे कि पहला नो पॉवर्टी, सेकंड गोल ज़ीरो हंगर, थर्ड गोल ग्लोबल हेल्थ वेलबींग, फोर्थ गोल क्वालिटी एजुकेशन, सिक्स्थ क्लीन वाटर, सेवन्थ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 11 सस्टेनेबल सिटीज़। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे एक और सवाल बनता है। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इन गोल्स के अंदर हमारे पास कितने टारगेट्स हैं, नंबर ऑफ टारगेट्स कितने हैं? 17 से ज़्यादा ही होंगे ना, एक गोल के अंदर 3, 4, 5 टारगेट हो सकते हैं। तो टोटल 17 गोल में टोटल कितने टारगेट्स हैं? जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको मालूम होगा, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। MPI और इम्यूनाइजेशन एक नेगेटिव, मॉडरेट और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है हमारे जो ग्लोबल MPI है उसकी वैल्यू के अंदर। किस तरीके से हम लोग DTP3 की वैक्सीन को कवर कर रहे हैं, यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। आप लोगों को पता होगा कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो जनरली आप लोगों को इम्यूनाइज किया जाता है, तो आपको DTP3 की वैक्सीन दी जाती है कि 3 डिजीज़ से फाइट करने के लिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है ना उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती होगी और इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं आपको हार्म कर सकती हैं। तो बचपन में ही आपको, जब बहुत ही छोटे होते हो तो आप लोगों को ये DTP3 की जो वैक्सीन है दे दी जाती हैं। इस इंडेक्स ने इस इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या बताया है? उन्होंने कहा था कि 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर 60% बच्चे जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं, 40% चिल्ड्रन जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड थे DTP3 के लिए, जो कि सिर्फ 4 कंट्रीज़ में रहते हैं। यानी कि टोटल 10 में से 60% तो हो ही गए अनवैक्सीनेटेड, और उसमें से 40% जो हैं वो 3 मेजर कंट्रीज़ में रहते हैं, 4 मेजर कंट्रीज़ में, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से MPI के डेटा ने हमको इम्यूनाइजेशन के बारे में बता दिया। MPI और एजुकेशन क्या है? सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड डिप्राइव्ड इन द ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये कहना चाह रहा है कि जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो स्कूलिंग से डिप्राइव्ड हैं, यानी कि स्कूल की एजुकेशन से वंचित हैं वो लोग। और ये कोविड-19 में भी हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने एक डेटा दिया था, एक एजम्पशन दिया था कि देयर विल बी लाइक थाउजेंड्स एंड आई थिंक इन पीपल इन लैक्स जो कि स्कूल से ड्रॉप करेंगे इस पैंडमिक के दौरान, जो लॉकडाउन हुआ है। इसके बाद दोज पीपल दे विल नेवर बी रिटर्निंग टू स्कूल। वहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत टफ होता है। हार्डली पीपल ट्राई टू इट्स वेरी टफ टू कन्विंस द पीपल टू गेट देम टू स्कूल, एंड देन दिस थिंग लॉकडाउन हैपन्स, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम बैक टू स्कूल। तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं वहाँ से। MPI का रूरल अर्बन डिवाइड क्या है? फॉर इंस्टेंस साउथ एशिया के अंदर 29% जो ओवरऑल पॉपुलेशन का है, ठीक है, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 37.6% जो कि वहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर है। ठीक है, MPI ने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में क्या बातें बताई, क्या रिलेशन इनके बीच में? पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल कैरी ए डबल बर्डन।
यानी कि गरीब जो लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर एक दो तरीके का बोझ होता है। पहली बात तो किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो पुअर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का एनवायरमेंटल थ्रेट होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो इमीडिएटली जिनको इवैक्यूएट करना होता है वो गरीब लोग ही होते हैं, क्योंकि उनका लोकेशन ही ऐसी होती है, वो ऐसी जगहों पर ही रह रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो बात करता है कि दे मस्ट कोप विद इमीडिएट एनवायरमेंटल थ्रेट्स फ्रॉम इंडोर एयर पोल्यूशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3.9 है, लैक ऑफ क्लीन वाटर 6.1 है, और अनइम्प्रूव सैनिटेशन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6.2 है। MPI एंड द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है चाइल्ड लेबर को लेकर, और MPI ने जो उसके रिगार्डिंग वैल्यू दी है उसके अंदर एग्रीकल्चरल जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से हम लोग ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो ये आई थिंक आप पॉवर्टी का ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपके ऐसे भी आ सकते हैं। सोशियोलॉजी जैसे टॉपिक आप ले रहे हो मान लो, वहाँ इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी कमिटीज़ इन्वॉल्व होती है ना, और मल्टी डायमेंशनल फैक्टर के अंदर है, तो प्रीलिम्स में आने के चांसेस इस तरह की चीज़ों के ज़्यादा बन जाते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवेज़, ये चीज़ बहुत समय से न्यूज़ में थी, बहुत बार इसकी डिमांड उठी थी, बहुत बार इसके ऊपर बातचीत हुई है, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, एंड सो मेनी थिंग्स हैव हैपन कि रेलवेज़ जो हैं वो एक पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर है। सारी की सारी ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेलवेज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, बढ़ चढ़ के आगे ले रहा है, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट इस चीज़ को ना ही अपग्रेड कर पा रही है और ना ही इसको प्राइवेटाइज़ कर रही है। तो इसके ऊपर कुछ अपडेट आए हैं अभी, जब से न्यू गवर्नमेंट आई है कुछ चेंजेस हुए हैं, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन का रेलवे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने कुछ इन्विटेशंस दिए थे, ठीक है, उन्होंने इन्वाइट किया था प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करें। उन्हें कुछ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज चाहिए 109 ऑरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स के ऊपर, ठीक है, और ये 151 मॉडर्न ट्रेन को यूज़ करना चाहते हैं जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, ठीक है। पहले बैकग्राउंड देखेंगे एक बार थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि नीड क्या है। बैकग्राउंड के बाद जाएंगे कि नीड क्या है हमको प्राइवेट पार्टिसिपेशन की। इंडियन रेलवेज जो ये लार्जेस्ट पैसेंजर और फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टिंग रेलवे सिस्टम है ग्लोबली। फ्रेट का मतलब होता है कि वो माल गाड़ी वाला, ठीक है, ढोने वाला काम। तो लार्जेस्ट पैसेंजर हमारे पास होते हैं इसके अंदर जो हमारा सिस्टम है पूरा रेलवे का। एंड अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, फ्रेट ट्रांसपोर्ट की, तो हम वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट नंबर के ऊपर है। बिबेक देबरॉय कमेटी थी 2015 की, उन्होंने रिकमेंड किया था कि प्राइवेट पीपल, प्राइवेट सेक्टर शुड एंटर एंड रन बोथ फ्रेट एज वेल एज पैसेंजर ट्रेन्स। इनको दोनों ही अलाउ कर दो, प्राइवेट सेक्टर को पैसेंजर ट्रेन्स भी दे दो इनको और इनको फ्रेट ट्रेन्स भी दे दो। आइडिया था कंपटीशन लेके आने का इंडियन रेलवेज़ के अंदर, ताकि हम लोग अपना लिबरलाइजेशन और नॉट प्राइवेटाइजेशन को इस तरीके से हम लोगों ने नए ऑपरेटर्स कुछ ऐड करें ताकि हम लोग ग्रोथ और इम्प्रूव करें अपनी सर्विसेज को, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर ग्लोबलाइज तो कर नहीं सकते ना इस चीज़ को अभी, लेकिन हम लोग लिबरलाइजेशन के ऊपर काम करना चाहते थे। और जितना प्राइवेट सेक्टर एंटर करता है, जैसे BSNL की अगर हम बात करते हैं, BSNL गवर्नमेंट का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। अभी आपको पता है कि BSNL की सर्विसेज कैसी हैं, एग्जैक्टली वही सिचुएशन रेलवेज़ की आएगी। लेकिन जब बात करते हैं एयरटेल है, जियो है, तो देखो लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ जाता है कंपैरेटिवली, बट सर्विसेज अच्छी मिल जाती है, इंसान सेटिस्फाई रहता है। आपको रूम के अंदर उठ के जाना नहीं पड़ता है। हालांकि आजकल वोडाफोन और एयरटेल में भी इशूज़ चल रहे हैं, कंप्लेंट्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जियो बहुत सारे नेटवर्क को कवर कर चुका है। अब जियो के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से इसरो के अंदर भी हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन की बात की है। मैंने रिसेंटली मंथ्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि इसरो के अंदर कैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है। सिमिलर सी चीज़ आ रही है अब हमारे रेलवेज़ के अंदर भी। तो हमको ज़रूरत क्या थी? अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने, जो कि उस पूरे की ये कंपनी है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है। इन्होंने जो तेजस के ऑपरेशंस थे ना, इन्होंने इसके अंडर चलाई थी पहली ट्रेन। इनको अलाउ कर दिया गया था एक नॉन रेलवे ऑपरेटर के तौर पर। IRCTC आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने बहुत टिकट बुकिंग्स की होंगी। हम लोगों को प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए क्यों? ठीक है, इंडियन रेलवेज़ के अंदर उनको सर्टेन चेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या हैं? इनएबिलिटी टू मीट द डिमांड एज पर द रेलवे बोर्ड के मुताबिक 5 करोड़ इंटेंडिंग पैसेंजर्स कुड नॉट बी अकोमोडेटेड ड्यूरिंग 2019-20 फॉर द वांट ऑफ कैपेसिटी एंड देर आर 13.3% ट्रेवल डिमांड इन एक्सेस ऑफ द सप्लाई ड्यूरिंग समर एंड फेस्टिवल सीजन।
वो ये कहना चाह रहे हैं 2019-20 की जो उनकी कैपेसिटी थी ना, उसके मुताबिक 5 करोड़ पीपल, 5 करोड़ लोगों को अकोमोडेट कर ही नहीं पाए थे वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर फेस्टिवल सीजन्स होते हैं और जो समर सीज़न होता है ना, यहाँ पर उनकी जो डिमांड होती है ना ट्रेन की, वो 13.3% बढ़ जाती है। ये रेलवे के बोर्ड का डेटा है। देखो अभी रेलवे के बोर्ड का डेटा था, मतलब कुछ ना कुछ हल्का बहुत ऊपर नीचे आप कंसिडर कर सकते हो। गवर्नमेंट डेटा में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती कि, बट दिस इज़ क्लोज टू द परफेक्ट डेटा। तो आप इसमें इतना मान के चलो कि ऐसा होता है, इतने लोगों की डिमांड है। इंडियन रेलवेज़ देखा जाए तो सबसे जो चीप ट्रैवल है इंडिया का, वो इंडियन रेलवेज़ का है। आपको अगर दिल्ली से लेकर और आपको साउथ की तरफ जाना होगा, या फिर ऊपर कश्मीर से साउथ की तरफ जाना होगा, तो आप 1000 रुपये में पहुंच सकते हो ट्रेन के अंदर, एक स्लीपर क्लास के अंदर, ठीक है। बट आप फ्लाइट लेते हो तो आपको देखो 4-5 हज़ार, 5 से 6 हज़ार रुपये तक आपके लग जाते हैं। टाइम लगेगा आपको, 48 घंटे लग जाएंगे, 36 घंटे लग जाएंगे, बट चीप ट्रैवल पड़ता है। सो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होती है, ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेन से जाना। इसके बाद इंडियन रेलवेज़ के अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं है, सर्विसेज बहुत पुअर है, ठीक है। जैसे कि क्लीनलीनेस की अगर बात करें, हम फूड क्वालिटी की बात करें, सेफ्टी इश्यूज़ की बात करें, डिलेज भी बहुत होते हैं, सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। डिक्रीजिंग द मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज डिस्पाइट बीइंग वन मोर इकोनॉमिकल मोड देन रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज इज लूजिंग इट्स शेयर इन द मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स एज एनालिसिस बाय द इकोनॉमिक सर्वे shows that a steady shift to the other models of travel was affecting the economic growth by as much as 4.5% of GDP equivalent। इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है, बाकी जो मोड्स हैं ना हमारे ट्रैवल के, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा स्टेडी शिफ्ट दे रहे हैं। और अभी तक इन्होंने कितना शिफ्ट दे दिया है, 4.5%, जो कि हमारा जीडीपी का, इतना शिफ्ट बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने दे दिया है। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन रेलवेज बहुत चीप होता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत इजी टू अफोर्ड होता है। इतना इकोनॉमिकल होने के बावजूद भी, ठीक है ना, रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इकोनॉमिकल है रेलवेज, ठीक है ना। मॉडल जो ट्रांसपोर्टेशन का मिक्स है ना, उसमें इनका शेयर खत्म होता जा रहा है, इनका पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट एंड पीपल्स क्रेडिट शेयरिंग टू देम, ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। Losses in passenger services to the Indian Railways, phenomenon of the cross subsidy for passengers in low cost trains through higher freight tariffs is being implemented. It also adversely affects the growth of freight transport। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर देखो, आपको फ्रेट ट्रांसपोर्ट तो समझ में आएगी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या हो रहा है कि जितना नुकसान आपको पैसेंजर ट्रेन्स के दौरान हो रहा होता है ना, उतना पैसा आप फ्रेट ट्रांसपोर्ट से कमा लेते हो। एक्चुअली क्या करते हैं ना मैनेजमेंट, मान लो अगर एक दिन के अंदर 100 ट्रेन चलानी थी पैसेंजर वाली और 50 ट्रेन चलानी थी हमको ट्रांसपोर्ट वाली, यानी कि फ्रेट वाली मालगाड़ियाँ। यहाँ पर 100 ट्रेन नहीं चल पाई, यहाँ पर सिर्फ 80 चल पाई। यहाँ पर नुकसान कितने का हो गया, 20 का नुकसान हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे, ये जो 50 ट्रेनें होंगी ना, इनका किराया बढ़ा देंगे। जो ट्रांसपोर्ट वाली होती है ना कंपनी, उसके सामान उमान की, माल वाल ढोने की, उनका किराया बढ़ा देंगे। तो ये जो 20 ट्रेन का जो खर्चा था ना, वो लोग यहाँ से निकालते हैं फिर इन 50 ट्रेनों से। ये जो क्रॉस सब्सिडी के कारण ना पैसेंजर्स का भी बहुत लॉस हो रहा होता है। नीड फॉर रिसोर्सेज, राकेश मोहन कमेटी ने ऑब्जर्व किया था कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं पिछले एक डेकेड के अंदर, 1991 से लेके 2002 यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर, जो दे हैव फॉलोन इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, मिस एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग इंडेटेडनेस, पुअर कस्टमर सर्विस एंड रैपिडली डिटोरेटिंग इकोनॉमिक्स। विशियस सर्कल का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, 2 तरह के सर्कल होते हैं, विशियस सर्कल और वर्चुअस सर्कल, ठीक है। फ़र्क बस ये होता है कि एक होता है बहुत मैलेफिक, एक होता है बेनिफिक। अगर हम बात करते हैं विशियस सर्कल की, यानी समथिंग विच इज़ अनफेवरेबल टू यू, गलत चीज़, आप एक गलत काम करो, दूसरा गलत काम, वो आपको और गलत काम कराएगा, वो और गलत करने में मजबूर करेगा। और एक होता है वर्चुअल सर्कल, आप एक अच्छा काम करो, आपसे दूसरा अच्छा काम करवाएगा, वो दूसरा अच्छा काम करवाएगा। तो इंडियन रेलवेज़ का ये नुकसान हो गया कि इन्होंने बहुत समय से अपने कर्ज में चलना, पुअर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका ये रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो जाना, इन्वेस्टमेंट कमाते रहना, इसके एक वर्चुअस सर्कल में फंस चुके थे एक डेकेड के अंदर, 1991 से लेकर 2002 में। ये बताया था हमको राकेश मोहन कमेटी ने। तो हम लोगों ने नीड भी देख लिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लिया। रिसेंटली क्या स्टेप लिया गया है, ये पहला इनिशिएटिव है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पैसेंजर ट्रेन्स को रन करने के लिए इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में। यहाँ पर हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कुछ एस्टिमेटेड 30,000 करोड़ की, जो एक्सपेक्टेड है कि वो 2023 से बिगिन होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो। ट्रांजिट टाइम जो होता है, मूवमेंट का जो टाइम होता है, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। जॉब का क्रिएशन ज़्यादा करना चाहते हैं। सेफ्टी एनहेंस
को सेफ्टी को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने पैसेंजर्स को। जो भी हमारे पास डिमांड सप्लाई का डेफिसिट था, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, कितने लोगों की डिमांड बढ़ती है लेकिन पैसेंजर ट्रेन के अंदर वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है कि 13.3% जो है वो फेस्टिवल्स के टाइम, समर्स के टाइम पे बढ़ जाता है। उस पूरी की पूरी डिमांड को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। उसको डिमांड सप्लाई का जो गैप आ जाता है ना, डेफिसिट जो कमी आ जाती है, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, समहाउ हमको उसको मैनेज करना चाहते हैं। 109 ओडी पेयर्स यानी कि वन डेस्टिनेशन पेयर्स, इनको बनाया गया है। 12 क्लस्टर्स बनाए गए, ग्रुप बनाए गए इंडियन रेलवे के नेटवर्क के अंदर। हर एक ट्रेन जो होगी उसमें कम से कम 16 कोचेस होंगे, ठीक है। ट्रेन को डिज़ाइन किया जाएगा, उसकी मैक्सिमम स्पीड हो 160 किलोमीटर पर आवर। जो इन्विटेशन है ऑफिशियली इसको टर्म किया गया है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ, इशू किया गया है अंडर मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत। तो जो कोचेज़ होंगे, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया के अंदर, वो लोकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी के अंदर स्पेसिफाई किया गया कि आप इंडिया का ही माल यूज़ करोगे ट्रेन के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करेगा, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। प्राइवेट एंटिटी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, ठीक है। वो अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, प्रोक्योरमेंट क्या करना है, सामान का प्रोक्योरमेंट करना है, ऑपरेशन वगैरह कैसे करेंगे, ट्रेन का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। जो ऑपरेशन होगा ट्रेन्स का, ये प्राइवेट एंटिटी के द्वारा होगा। ये कन्फर्म करेगा क्या क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, दे शुड अपकीप द ट्रेन्स, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। प्राइवेट फर्म्स के पास एक फ्रीडम होगी कि वो अपना किराया डिसाइड करेंगे और स्टॉपेज वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। जो भी बास्केट ऑफ सर्विसेज होंगे ना, उनको सर्विस में प्रोवाइड करनी है, किराया अपना डिसाइड करेंगे और कितने कहाँ स्टॉपेज लेना चाहते हैं, कहाँ बनवाना चाहते हैं, वो अपना खुद डिसाइड करेंगे। इंडियन रेलवेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इंडियन रेलवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ड्राइवर और जो गार्ड होते हैं ना ट्रेन के, ये रेलवे ऑफिशियल्स होंगे जो इन ट्रेन्स को ऑपरेट करेंगे। ये मेंटेन करेंगे हमारे ट्रैक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडियन रेलवेज करेगा। सेफ्टी क्लियरेंस जो ट्रेन्स का होगा, ये रेलवेज के द्वारा किया जाएगा। रेलवेज का पूरा बोर्ड होगा, चेक करेंगे हाँ आपने सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया नहीं, ये इंडियन रेलवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे कि आप इन ट्रेन्स को 35 साल के पीरियड के रन करोगे, ठीक है ना। और एक जो शेयर होगा रिवेन्यूज़ का, उसमें कुछ रिटर्न दोगे, ठीक है ना। जो भी आप अर्न करोगे उसमें कुछ आप शेयरिंग दोगे हमको, गवर्नमेंट को। अपार्ट फ्रॉम जो भी पेमेंट होगी फिक्स्ड हेलॉज चार्जेस के और एनर्जी चार्जेस होंगे फॉर यूजिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली आप जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हो आप कुछ चार्जेस देते हो। एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा है कि उसके अलावा भी आपको कुछ रिवेन्यू जितना हो रहा है, आपकी जो कमाई हो रही है, उसका भी कुछ आपको शेयर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसी सेम चीज़ हमारे इसरो में भी होने वाली है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसरो के अंदर प्राइवेट का पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, वहाँ पर होने वाला क्या है कि बहुत सारी कंपनीज, अभी रिसेंटली एक कंपनी ने प्लान किया कि 2021 के दिसंबर में एक रॉकेट लॉन्च करेंगे, तो वो इसरो की सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो, एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को क्रिएट करने में बहुत पैसा लगता है, हज़ारों करोड़ लग जाते हैं। तो कोई जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इतना अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको अपनी सर्विस यूज़ करने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ करो, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग जो भी चार्जेस होंगे वो आप पे कर दो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मूव, तो इस तरह की जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो तो कुछ लोग होंगे जो इसके अगेंस्ट में भी जाएंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आई हैं, वो क्या है? उन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ एनी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, देर आर एप्रीहेंशंस दैट इफ इंडियन रेलवेज इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर और देर इज नो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द कॉम्पिटिशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं कि आपने इंडियन रेलवेज को ही इसका रेगुलेटर बना दिया। जैसे बैंकिंग के लिए तो RBI रेगुलेटर हो गया ना, तो कहने की बात होती है कि RBI ओपन रेगुलेटर है, ऑटोनमस है, लेकिन RBI को कंट्रोल तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है ना। इसी तरह से वो रेलवेज में बता रहे हैं कि आप रेलवेज को ही अगर आप सोल रेगुलेटर बना दोगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे पाओगे। आपको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ला के रखना पड़ेगा बीच के अंदर, कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा हार्म रहेगा इसके कारण। सेम चीज़ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी आएगी। इफ द सेम एंटिटी इज इफेक्टिवली द पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर, सर्विस प्रोवाइडर, देन द बिबेक देब्रॉय कमेटी पॉइंटेड आउट इट विल बी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट मे लीड टू करप्शन एज प्राइवेट ऑपरेटर्स विल ट्राई टू ब्राइब टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वही कहना चाह रहे हैं कि बिबेक देब्रॉय कमेटी ने कहा था कि देखो, एक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर आप खुद ही गवर्नमेंट वाले ही खुद सब कुछ बन जाओगे, पॉलिसी भी आप बनाओगे, रेगुलेट भी आप करोगे, सर्विस भी आप प्रोवाइड करोगे, तो करप्शन बढ़ सकती है। प्राइवेट वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट वालों को पैसा देंगे, ब्राइब देंगे, ठीक है, करप्शन करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, जो कि आमतौर पर होता है, सच्चाई सब जानते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो सेटअप करेंगे रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे, इंश्योर करेंगे कंज्यूमर का जो ग्राहक का जो वेलफेयर उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये मोस्टली एडवाइजेबल होगा नेचर के अंदर, ठीक है ना, एंड मोर पावर्स टू डिसाइड ऑन ऑपरेशनल इश्यूज आर नीडेड, ओके।
रेलवेज एक पब्लिक सर्विस है, तो जो राकेश मोहन कमेटी रिपोर्ट है उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा ना प्राइवेटाइज रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करने के बाद, उन्होंने बताया था कि ये एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट है और कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश ने रेलवेज़ को प्राइवेटाइज किया था ना, इट ऑफलोडेड एसेट्स इंक्लूडिंग ट्रैक्स एंड रूट्स दैट लेड टू एन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा था कि जो ट्रैक्स वगैरह थे, रूट्स वगैरह थे ना, उन्होंने इन सब एसेट्स को भी ऑफलोड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अंडर इन्वेस्टमेंट होने लग गया था। अब आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाह रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पब्लिक सेक्टर को देनी पड़ेंगी। अब पब्लिक सेक्टर को दोगे तो पब्लिक सेक्टर प्योरली बेनिफिट के ऊपर काम करेगा। ये एक नुकसान रहा है रेलवेज़ का। देखो रेलवेज़ का क्या होता है ना, कंपल्जन है हर एरिया के अंदर उनको जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है, क्योंकि वो कंट्री के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को देगा, जिस एरिया के अंदर उनको ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलेंगे उस एरिया में वो ट्रेन इतनी नहीं चलाएगा। ऑलराइट, ये चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं। तो कुछ ना कुछ राकेश मोहन कमेटी ने भी ऐसा ही बताया था कि अगर आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान में नहीं रखोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पर अंडर इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगी, अनफेयर कंपटीशन होगा। रेलवेज ऑल्सो टेंड टू क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर फेयर्स थ्रू फेट रेवेन्यू। दिस ट्रांसलेट्स टू बिलो कोस्ट प्राइसिंग विच विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू कम्पीट। जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि फ्रेट के तहत क्रॉस सब्सिडी करके कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइवेट्स वाले लोगों के लिए ना वो कंपटीशन जो होगा उसमें नुकसान होगा, दिक्कत होगी। हाई सेचुरेशन एंड ओवर यूटिलाइज कैपेसिटी ऑन पॉपुलर रूट्स। सिंस पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक है वो सेम ट्रैक्स पे चलते हैं इंडिया में, आपको पता होगा कि सेम ही ट्रैक होता है, मालगाड़ी भी उसी रूट से जाएगी और जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो भी उसी रूट से जाएगी। इंक्रीजिंग स्पीड और कैपेसिटी हैज़ बिन डिफिकल्ट, ठीक है ना, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कैन फ्री अप इनफ कैपेसिटी। वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक डेडिकेटेड पाथ बना दो, स्पेसिफिक पाथ बना दो, उस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि कैपेसिटी थोड़ी सी फ्री हो जाएगी, अगर आपने अलग से बना दिया तो बेनिफिट भी होगा, पर टाइम कंज्यूमिंग है, हैवी इन्वेस्टमेंट है एंड एवरीथिंग। इंडियन रेलवेज़ का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना और इसके जो डायगोनल्स हैं, ये 15% बनता है टोटल रूट इंडियन रेलवेज़ का, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट करता है 52% पैसेंजर ट्रैफिक को और 58% टोटल फ्रेट लोड को। चलो गोल्डन ट्रायंगल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, बहुत ही सिंपल सा है। चलो ये भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईजी वाले। इस टॉपिक का भी मुझे ये आंसर बताओ कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है हमारा। सिर्फ मुझे लोकेशन के नाम बता दो, डायगोनल तो मैं समझ ही जाएंगे फिर अपने आप। तो हमने बात कर लिया कि हमको ज़रूरत क्यों थी, नीड क्यों है, रिसेंट स्टेप क्या लिया गया है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सेटअप एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, हमने ऊपर बात की कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रखो क्योंकि विवेक देवरॉय कमेटी ने रिकमेंड किया है। बेटर यूटिलाइजेशन हो, हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको ही बेटर यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है। जो बाकी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट किया जाए ताकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। रैशनलाइज फेयर स्ट्रक्चर एंड सब्सिडीज़, वही कहना चाह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से रेलवेज़ जो होंगी वो किराया तो बढ़ाएंगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, तो जो फिर आपको पता क्या हुआ करेगा, फिर आप देखोगे डिसाइड करोगे। जैसे आप एयरप्लेन का डिसाइड करते हो ना कि भाई कौन सी एरोप्लेन ज़्यादा पैसा ले रही है या फिर कौन सी कम ले रही है, फिर आप ट्रेन का ऐसे डिसाइड क्या करोगे, रादर देन थिंकिंग कि टाइम क्या है आपका जाने का, आप ट्रेन के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। इस ट्रेन में अच्छी फैसिलिटी है तो आप उसमें चले जाओगे। वो कह रहे हैं कि फेयर का किराए का जो स्ट्रक्चर है ना उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए। अब एक ट्रेन होगी जिसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चला रही है पर वो सस्ती जाएगी, ठीक है। एक ट्रेन होगी बहुत अच्छी फैसिलिटी थोड़ी महंगी जा रही होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड लेस कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोचेज़ को और लोकोमोटिव जो होते हैं, जो उनके वेगन वगैरह होते हैं, बोगी वगैरह होती हैं, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, ठीक है। इनकी असेंबलिंग वगैरह इंडिया के अंदर की जाए एंड एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। इस पे सवाल बन सकता है, ये एक अच्छा नया टॉपिक है, इस पे भी इसरो के ऊपर भी बन सकता है सवाल, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टॉपिक का। 3.3 प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स क्या होता है? डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़? देखो, एक होता है जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेट करने वाली कंपनीज़ कौन सी होती हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं। ट्रांसपोर्ट करने वाली कुछ कंपनीज़ होती है जो कि इस जनरेशन पॉइंट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ तक देती हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पावर ग्रिड नाम का। इन कंपनी से काम होता है कि जनरेशन पॉइंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ तक ले जाना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि
इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर घर तक पहुंचाती हैंगी। अब इसके अंदर मेजरली स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ जगह पर इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। वहाँ पर यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 2002 के आसपास दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया था। गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को यूनियन टेरिटरीज़ में जनवरी 2021 तक पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया जाए। फिलहाल यूनियन टेरिटरीज़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो स्टेट कंपनीज होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। पावर सेक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एक होता है पावर जनरेशन, एक होता है पावर ट्रांसमिशन, एक होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब पावर के सेक्टर के अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नीचे वाले चैलेंजेस को पढ़ेंगे। क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को इनको प्राइवेटाइजेशन करना है, उसी के तहत हमारे ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग एक बार ओवरव्यू ज़रूर देख लेते हैं, पावर सेक्टर का ओवरव्यू क्या चल रहा है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो 2006 से लेकर 2018 तक हमारा जो जनरेशन है वो 8.9% के रेट से इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 124 गीगावाट से लेकर 344 गीगावाट तक का। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वर्ल्ड के अंदर। और अब ये जो मैंने आपको ग्रोथ रेट बताया ना, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। ये कई बार यूज़ होगा, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। प्लस में जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन था 2017 का, उसमें इंडिया की पोजीशन 106 थी और ये पब्लिश किया था IEA के द्वारा। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक लोड सेंटर्स की तहत। अगर हम यहाँ पर CAGR की बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो 2012 से 18 तक ये 7.2% के आसपास रहा था। ऑलराइट, और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी की बात करें तो जो सर्किट का किलोमीटर था वो 3.9 लाख सर्किट किलोमीटर रहा था। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, ठीक है। एग्जांपल हो गया जैसे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड हो गया मुंबई के अंदर। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं। मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं ये स्टेट की ही होती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ही होती हैं। वो आपके घर घर तक इस इलेक्ट्रिसिटी को जो पहुँचाने का काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए मेजर स्टेट्स के अंदर भी, जैसे यूपी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, झारखंड, असम। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन इतना फिजिबल लग नहीं रहा है हम लोगों को, ठीक है। वहाँ के लिए कुछ और प्लान करने की बात की जा रही है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कमीशन कर दिया जाए, ठीक है। वो वहाँ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, उनको इंप्रूव कर देंगे। तो हमें ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर? पहली बात तो कर्ज बहुत हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक पेमेंट रेटिफिकेशन एनालिसिस रिपोर्ट थी जिसका नाम था प्राप्ति रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि जून 2020 तक, ठीक है, जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्ज है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है। 47% के आसपास ज़्यादा बढ़ गया, टोटल हो गया 1.33 लाख करोड़। इतना इनके पास कर्ज आ गया, इंडेटेडनेस, कर्जा पड़ गया। फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं कि जब बात करते हैं ना हम लोग कंपनी के जनरेशन की, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है जनरेशन के साथ, लेकिन जब इन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, इनके पास पैसा पूरा हो नहीं पाता, तो ये जनरेशन वालों को दे नहीं पाते। ये जनरेशन वालों को नहीं दे पाएंगे तो जनरेशन वाले आगे फर्दर नहीं पे कर पाएंगे। इनको कोल चाहिए होता है, इनको थर्मल पावर प्लांट में, इनको हाइड्रो में पावर चाहिए होती है, इनको लेबर को पे करना पड़ता है, कंपनी को पे करना पड़ता है। तो फ्री पावर कम जनरेट करेंगे, पावर कम जनरेट करेंगे तो यानी कि अगर इनको कोल लेना हो तो कोल कम लेंगे, कोल कम लेंगे तो आगे कोल सेक्टर में दिक्कत होगा। तो ये एक अपने आप में एक वर्चुअस सर्कल बन जाता है। तो प्रॉब्लम चल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है बहुत सारे कर्जे में चल रही है। इन्हीं को इन्फ्यूज़ करने के लिए भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनको 90,000 करोड़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए क्रेडिट भी निकाल के दिया था इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो कुछ ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स आई थी डिस्कॉम्स की, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोलर, विंड और इन सब एनर्जी की रिगार्डिंग, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ सब ऐसा देखने को मिला था कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही है इनके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट्स का डिले चल रहा है। इन लोगों को सोलर को भी पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को विंड एनर्जी को पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो बाकी लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि यार पेमेंट तो पिछली पेंडिंग है, अभी हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पता नहीं हमारा पैसा रहेगा या डूब जाएगा। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी भी बहुत सारी चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं AT&C की, AT&C का मतलब होता है जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस हो रहा होता है। उसका मतलब क्या होता है, यानी कि जब जनरेट हो रही होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बहुत होता है। 10 से 12% बिजली जो होती है उसकी खपत हो जाती हैगी। फिर बिजली की चोरी बहुत हो रही होती हैगी,
ठीक है ना। जितना पैसा सरकार को मिल रहा होता है, मान लो सरकार को 100 रुपये मिल रहे थे, लेकिन सरकार की जो बिजली खर्च हुई हो तो 115 रुपये की खर्च हो गई है, तो वो 15 रुपये का जो नुकसान हो रहा होता है सरकार को, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, ये सारा ATC के अंदर आ जाता है। ठीक है, बिजली की चोरी के कारण पेमेंट कलेक्शन की प्रॉब्लम हो रही होती है, इनएडिक्वेट टैरिफ हाइक्स कर रहे होते हैं, जब कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि पैसा रिकवरी के लिए टैरिफ्स लगा दें उनके ऊपर। ठीक है, वो इनवैलिड तरीके से हो रहे होते हैं, इनएडिक्वेट तरीके से हो रहे होते हैं। इंडिया का जो ATC है ना, एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस, 21.4% है। राइट, और हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर की, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं पावर सेक्टर के, 1,75,000 करोड़ की कीमत है उसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, NPAs की। ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है, कुछ पावर के प्राइसेस के अंदर फॉल देखने को मिला था, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाले जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी से एनर्जी ले लेते हैं, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं हो पाते पूरे के पूरे। पॉलिटिकल विल तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो देखते हैं कर्जा, इनका तो बहुत सारा कर्जा है, हमारे बाकी प्रोजेक्ट तो चल नहीं पाएंगे, तो इन चीज़ों के अंदर वो अपना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी डिमांड थी, वो भी नीचे चली आई थी। फिर जो पहले के जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ठीक है, उन सब के अंदर इतनी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली हैगी। बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसमें से कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसलिए इस वाले एग्जांपल को मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पहले वो इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। एक बेल आउट पैकेज निकाला गया था अभी, जो टोटल 20 ट्रिलियन का जो हम लोगों ने स्टिमुलस पैकेज निकाला था आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के दौरान, उसमें से हम लोगों ने 90,000 करोड़ जो था ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए निकाला गया था। तो इनको एक टैरिफ रिडक्शन के अंदर एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। प्लस में इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ स्कीम्स थी, अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूवमेंट योजना आदित्य करके। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस था उसको हम लोग कहीं ना कहीं 12% कम करने की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि जो सब्सिडी वगैरह देनी होती है उनको हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में करवा दें, ऐसा नहीं कि भाई बिल विल के अंदर कटिंग करा के सीधा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र दें। ये कुछ स्कीम्स थी जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की हालत को इंप्रूव करने के लिए चलाई गई थी। एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 2003 का, मैंने आप लोगों को रिसेंटली पढ़ाया भी था। इसके ऊपर बात की गई थी कि कैसे टैरिफ वगैरह को सेटअप करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी के बारे में बात करना होगा, कुछ परचेजिंग, ये पावर परचेज के एग्रीमेंट्स थे इनके ऊपर काम करने के लिए। ये तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को बिल्कुल रिसेंटली। वन टाइम रिलैक्सेशन की बात की गई थी, ठीक है। एक उदय करके स्कीम आई थी 2015 के अंदर, जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की हालत को सुधारने के लिए 2015 में उदय स्कीम लेके आए थे, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना करके, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों को कुछ % बेनिफिट देने की बात की गई थी। फिर एक न्यू टैरिफ पॉलिसी लगाने की बात की गई थी कि किस तरीके से कंज्यूमर राइट्स को हम लोग फोकस में रख के इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ स्कीम्स वगैरह थी जो चलती आ रही थी। अब इनका देखते हैं कि अगर हम प्राइवेटाइज़ कर देंगे इन डिस्कॉम्स को, उनको बेनिफिट क्या होने वाला है। एग्जाम्पल फ्रॉम अनदर स्टेट्स, तो एक एग्जांपल दिया दिल्ली का। 2002 के अंदर जब दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था ना, तो उनका जो AT&C था ना, यानी कि जो ग्रेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस हो रहे थे, वो 53% से रिड्यूस होकर के 8% पे आ गए थे। तो यहाँ पे हालत सुधर गई थी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है दूसरे लोकेशन से, जहाँ से कि हम जिनको हम ध्यान में रखते हुए सोच सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ जगह पर सक्सेसफुल हुआ है, तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर इनके पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी होगी तो इनकी नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा तो ये लोग अपने काम तमीज़ तरीके से कर पाएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की अगर बात करें, यहाँ पर पेमेंट डिले नहीं होगा, ठीक है। पावर कट कम होंगे, मार्केट बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग होती है उन सबको ध्यान में अच्छे से रखा जाएगा, मैनेज अच्छे से किया जाएगा। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको स्टिमुलेट करने का मौका मिलेगा। कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं उसमें जो मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं वो ह्यूमन एरर्स कर देते हैं कभी कभी। ये तो मेरे पर्सनल घर पे हुआ है, हम लोगों ने कई बार कंप्लेन की है, हमारे मीटर की रीडिंग कुछ होती है लेकिन वो इंसान कभी कभी गलत नोट करके ले जाता है। ऐसा 2-3 बार इंसिडेंट्स हुआ था, तो वो ह्यूमन एरर्स भी हो रहे होते हैं। तो इसके कारण वो स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर्स, यानी कि पहले आप पेमेंट करो उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जैसे मोबाइल में होता है ना प्रीपेड पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब कहता है कि पहले पे कर दो, पहले आप रिचार्ज करवाते हो, ठीक है भाई 600 रुपये का करवा लिए 3 महीने के लिए। अब जब आपने 600 का करवाया उतने को यूज़ करते रहो। सेम चीज़ वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने की बात कर रहे हैं। प्राइवेटाइज होगा तो प्रीपेड चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि आप पहले महीने के 1000-10,000 रुपये दे दो, जब तक आप पैसा पे करके रखोगे तब तक आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। प्राइवेट सेक्टर की जो एपेटाइट है उसको जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, तो जितने भी हमारे PPP मॉडल्स हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा लार्जर स्टेट्स को कि भाई इस तरह का हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन लिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में, वो सक्सेसफुल हुआ, तो ये इंप्रूवमेंट्स होंगे, इनको यूज़ करके हम लोग बाकी सेक्टर्स के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं।
वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नीड रेप्लिकेशन इन द स्टेट्स। पावर एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फेडरल को सेटअप करना होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट को उसे इंप्लीमेंट करना होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि भाई किस तरीके से, देखो यूनियन टेरिटरीज के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा का पूरा हैंडल करेगी, ठीक है। अब जो स्टेट ऑन डिस्कॉम्स होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ता है, तो किस तरीके से वो रेप्लिकेट करेंगे स्टेट्स के अंदर, यही थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अगर हम डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज कर देते हैं ना, तो बहुत सारे सिस्टमेटिक चैलेंज होंगे जिनको हम एड्रेस कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया जाता है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है ना, इनका काम होता है टैरिफ्स वगैरह को फॉर्मुलेट करना। ये टाइम से टैरिफ वगैरह को फॉर्मुलेट करना, रोक पाना, बढ़ाना कर नहीं पाते, इसके कारण डिस्कॉम्स जो है अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। री इन्वेंटिंग द रेवेन्यू मॉडल, किस तरीके से हम लोगों को रेवेन्यू मॉडल को इंक्रीज़ करें ताकि हमारी अर्निंग भी हो, हमारा जो पुराना डेट है वो भी खत्म हो जाए, एंड हम लोग एफिशिएंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। इसको लेकर हमें कुछ मॉडल जनरेट करने पड़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। 3.4 में भी है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल वर्ड का मतलब होता है कि जो आसान, कम कीमत में आपको मिल जाए, आप उसे बहुत आसानी से खरीद सकते हो। तो कैबिनेट ने रिसेंटली एक सब स्कीम के बारे में कुछ अप्रूवल की, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि आता है हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, सब स्कीम है। किसके लिए? अर्बन माइग्रेंट्स के लिए। अर्बन माइग्रेंट्स यानी कि शहर के अंदर जो माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं, उन सबको घर मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। तो वो अफोर्डेबल रेंट के ऊपर ध्यान देना। रेंटल है, ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, एक बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर 5-7 घर, रूम्स बना दिए घर के फॉर्म में, और उनको फिर रेंट के ऊपर दे दिया जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2 चीज़ें, अर्बन और रूरल यानी कि ग्रामीण। अर्बन मतलब जो सिटी के अंदर होते हैं, ग्रामीण मतलब जो गाँव के एरिया में होते हैं। तो अफोर्डेबल हाउस रेंटल हाउसिंग के बारे में कुछ डेवलपमेंट वगैरह देखने के से पहले एक बार PM आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। 2015 में लॉन्च किया था, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, कि सभी लोगों को 2022 तक अर्बन एरियाज़ में सब लोगों को घर प्रोवाइड करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। मिशन के अंदर बेसिकली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स होते हैं, इन सबको टारगेट करेंगे। 4 वर्टिकल है, यानी कि 4 पिलर्स हैं इनके। इन सिटू रीडेवलपमेंट, यानी कि उसी जगह पर बिलोंगिंग टू, इन सिटू वर्ड का मतलब होता है बिलोंगिंग टू दैट ओरिजिनल प्लेस, उसी जगह पर उसी लैंड को रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाएगा। क्रेडिट की लिंकिंग की जाएगी, यानी सब्सिडी स्कीम के तहत आप लोगों को थोड़ा बहुत लोन वगैरह भी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट को इंक्लूड करेंगे, पब्लिक को इंक्लूड करेंगे। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन होगा, एनहेंसमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटली 105.6 लाख घर जो है वो सेंक्शन कर चुके हैं, और टोटल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए 35 लाख। तो कंफ्यूज मत होना कि 35 लाख तो बनाए थे, लेकिन सेंक्शन तो इन्होंने 105 लाख कर दी, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, एक जो बनती है ना, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके अंदर एक के अंदर बहुत सारे होते हैं, आप समझ गए ना, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे घर होते हैं। उस तरीके से उन्होंने 35 लाख तो ओवरऑल बनाए थे, उनके अंदर फिर सब डिविजन्स भी थे ना, तो टोटल इन्होंने 105.6 लाख अभी तक सेंक्शन कर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर, ठीक है। प्लस में इस मिशन की बड़ी खासियत है कि ये विमेन एम्पावरमेंट को बहुत प्रमोट करता है। जो ऑनरशिप जाएगी वो फीमेल मेंबर के नाम पे जाएगी या फिर जॉइंट के नाम पे जाएगी, ठीक है। ये इनका एक टारगेट था। ARHC स्कीम जो अब हम बात करते हैं, ये तो था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो फिर की फीचर्स हमारे अर्बन रूरल हाउसिंग के क्या हैं? इस स्कीम के तहत हम लोग 25 साल के पीरियड के लिए 2 मॉडल्स के अंदर, ठीक है, घर देंगे किराए के ऊपर, ठीक है, रेंटल हाउसिंग करेंगे। पहला है कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग वेकेंट गवर्नमेंट के बहुत सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वेकेंट पड़े हैं, उनको कन्वर्ट कर देंगे कि उन्हीं को थोड़ा रिपेयर मेंटेन करके लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। फिर कुछ स्पेशल इंसेंटिव देंगे प्राइवेट पब्लिक एंटिटीज़ को कि भाई आप लोग भी कुछ अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग डेवलप करो, ठीक है ना, और अपने खुद के अवेलेबल वेकेंट लैंड के ऊपर। ये चीज़ें। बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? देखो, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में, हेल्थ में, डोमेस्टिक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, ठीक है, कोई भी कर सकता है सेक्टर में, लेबर वगैरह हो गए, लॉन्ग टर्म के टूरिस्ट हो सकते हैं, विजिटर होते हैं, स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी होगा। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बेनिफिशरीज़ हैं जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग ARHC के अंडर कवर करेंगे। इनिशियल पे ही होगा, बाकी फर्दर प्रोग्रेस देखी जाएगी। जैसे हम लोग बात करें कि पूरे के पूरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर कुछ 1.2 करोड़ की बात की गई थी, ठीक है, इतने घर बनाएंगे। इसको भी फर्दर इंक्रीज़ करके 1.6 करोड़ के आसपास कर दिया गया था बाद में। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन ग्रांट मिलेगा 600 करोड़ का, ये रिलीज़ करेंगे इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। इंटेंडेड बेनिफिट्स जो स्कीम के होंगे वो क्या होंगे? देखो, एक तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो फंडेड वेकेंट हाउसिंग का जो स्टॉक है ना, वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन होगी। उसके अलावा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा उन सब एंटिटीज़ को कि वो ARHC को डेवलप करें अपने खुद के वेकेंट लैंड के ऊपर, ठीक है। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो ARHC है, इसके तहत हम लोग बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर पाएंगे। ऑल राइट।
इस तरह के अफोर्डेबल हाउसिंग की यानी कि रेंट के ऊपर हाउसिंग देने की क्या ज़रूरत आ पड़ी अर्बन एरियाज़ के अंदर। बहुत सारा रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें 2030 तक, तो टारगेट ये अज्यूम किया जा रहा है, जो स्पेकुलेशंस हैं, 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है ना वो अर्बन एरियाज़ में रह रही होगी, ठीक है ना। इसके कारण तकरीबन 25 मिलियन एडिशनल अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड बढ़ जाएगी हमारे पास। इसमें मेजॉरिटी आते हैं लो और मिडिल इनकम ग्रुप वाले, यानी कि और स्पेशली बीपीएल की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, एलआईजी हो गया हमारा लो इनकम ग्रुप वगैरह का, ठीक है। इनकी इरेगुलर इनकम होती है ऑलराइट। और जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो तो हमेशा की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर बेटर लिवेबिलिटी की बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई देखो उनका हेल्थ और वेलबींग जो है सबकी लाइफ का बहुत ही फंडामेंटल होता है। हर कोई इन पे काम करते रखना चाहता है अपनी लाइफ की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सबको हाउसिंग प्रोवाइड करें। टू डेटर द इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड, देखो जब लोग रूरल से और अर्बन की तरफ आते हैं ना, तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अनऑथराइज कॉलोनीज़ बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं खुद का घर खरीदेंगे, तो वो स्लम एरियाज़ के अंदर इंक्रोचमेंट करते हैं, कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए जो अर्बन कंजेशन होता जा रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल होगी, तो बहुत सारा अननेसेसरी ट्रैवल है, कंजेशन है, पॉल्यूशन वगैरह, इस पर भी बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। एक जो इनफॉर्मल रेंटिंग का जो सेक्टर है ना इंडिया के अंदर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो टेनेंट्स होते हैं, जो किराएदार होते हैं, इनका बहुत नुकसान हो रहा होता है, ठीक है ना। ऊपर नीचे के दाम इनको बताए जा रहे होते हैं, इन लोगों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। उन घरों की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती है, उनके फिर फोर्स एविक्शन भी होता है। मान लो अगर वो घर ना छोड़े तो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती घर छुड़वाए जाते हैं। रिवर माइग्रेशन भी एक चीज़ है जो कि कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहरों को छोड़ के गाँव की तरफ जा रहे थे। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। चैलेंजेस को पढ़ने से पहले ऊपर देखते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। एक है ड्राफ्ट है नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी का, ये रिलीज़ हुआ था 2015 में। इसका एक विजन था कि इंडिया के अंदर हम लोग सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग का मार्केट क्रिएट करेंगे। अफोर्डिंग हाउसिंग जो है ये अकॉर्ड करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को भी, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एसोसिएटेड बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि बोरोइंग रेट जो है वो थोड़े लो हो जाएंगे, टैक्स में कंसेशंस मिलेंगी, फॉरेन और प्राइवेट कैपिटल का इन्फ्लो भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो जीएसटी रेट की बात करें अगर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग्स के ऊपर, इसको पहले से कम लो कर दिया गया, यानी कि 8% से घटा के 1% पे ला दिया गया है। फिर हम लोगों ने बात की डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड की बात की, इसको क्रिएट किया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर। ये क्या करेगा कि जो लो कॉस्ट होम्स होते हैं ना उनकी डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से हमारे पास है रियल एस्टेट का रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2016 का, फिर ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 का, कि कैसा कोई फ्रेमवर्क बनाए, कौन रेगुलेट करेगा इन किराएदारों को, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन सब के लिए। तो चैलेंजेस क्या आएंगे इस तरह की स्कीम के ऊपर काम करने में। देखो कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम बता नहीं पा रहे हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के बारे में कि कंट्री के अंदर स्टेट्स में, यूटीज़ में या फिर आइलैंड्स के ऊपर कहाँ कहाँ पर हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रॉपर हमारे पास इस चीज़ का रिक्वायर्ड डेटा नहीं है, क्योंकि लोग तो शहर में अलग अलग जगह पर रह रहे होते हैं ना। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज फाइनेंस का वो नहीं है उनके पास। तो देखो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले होते हैं, लो इनकम ग्रुप होता है, उनके पास परमानेंट सैलरी नहीं होती है, तो कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते कि भाई इनके पास ये परमानेंट सैलरी है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट का प्रूफ दिखाएं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो तो आपके पास अगर आपकी रेगुलर सैलरी होती है तो कोई आपके ऊपर डाउट नहीं करता बैंक वगैरह लोन वोन लेने में, या फिर कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हो, रेंट पे लेना चाहते हो, बिकॉज देयर इज श्योरिटी दिस पर्सन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहीं नहीं जाएगा। उन लोगों के पास ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती उनकी इनकम की। कनेक्टिविटी टू वर्क प्लेस, देखो बहुत सारी अफोर्डेबल और एडिक्वेटली साइज लैंड पार्सल जो है ना हमारे इनर अर्बन लोकेलिटीज़ में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर देंगे तो उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है इस वर्क प्लेस के पास से, उनका ट्रैवल कम हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण अभी ऊपर एक ऑप्शन आया था ना, बहुत तरीके का ट्रैवल कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। तो अर्बन पेरिफ्रीज जो होते हैं, यानी कि उसके आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं अगर अफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, एक तो अर्बन एरिया का एक्सटेंशन होगा, ठीक है, ट्रैवल वगैरह कम होगा, कंजेशन कम होगा। आर्काइक लॉस की अगर हम बात करें, जो लैंड ओनर्स होते हैं ये जो रेंटल हाउसिंग होती है ना, इसको बहुत ही अनअट्रैक्टिव कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और रेंट के जो कोई कंट्रोल करने के जो लॉज है ना, इसके कारण जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। इसके अलावा और क्या इश्यूज़ होते हैं हमारे पास, लिक्विडिटी क्रंच। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की, तो उनके पास फंडिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी फंडिंग में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। हाई लैंड कॉस्ट की बात करें अर्बन सिटीज़ के अंदर, जो जनरली 50% होता है प्रोजेक्ट का कॉस्ट डेवलपर्स के लिए, ये बहुत ही अफोर्डेबल नहीं है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, अनवाइबल है। रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, कौन रेगुलेट करेगा, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्टली है ये मेंस के अंदर। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से रिगार्डिंग क्वेश्चन ना मेंस में आ चुका है,
तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से करके रखना। ये तो सिर्फ इसकी सब स्कीम है, यहाँ पर तो मेन पूरी की पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसके बारे में कभी आएगी तो मैं भी पढ़ाई दूंगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर उसको। लैंड का जो यूज़ कन्वर्जन है उसके अंदर बहुत सारे डिलेज होते हैं, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के अप्रूवल प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें अगर हम अफोर्डेबल सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट रियल एस्टेट हैं वो लग्जरी प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, हाई एंड के ऊपर बहुत सारी अपर लेवल की प्रोविजंस उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके हायर रिटर्न्स होते हैं, लेकिन वो अर्बन जो माइग्रेंट्स हो गए वो इतना हाई लग्जरी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करना ज़रूरी है। हाई फीस और टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे के टैक्सेस और लेवाइज लगाए जाते हैं, जैसे वैट होता है, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। इनके कारण किसी के घर को खुद को ख़रीदना और उसको ऑन करना बहुत महंगा पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये बहुत काम आएगी उनके लिए। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होनी चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग की, ठीक है ना। हम लोगों को कंट्री की डिफरेंट जोग्राफीज को कंसिडर करना चाहिए, वहाँ पर किस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स हैं, कैसी ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट है, कैसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग फ्यूल क्या कुछ है। हमको बहुत सारे माइक्रो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म निकालने चाहिए। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो आप एक घर या फ्लैट खरीदने के लिए लेते हो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास पहुंच सकते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि ऐसे कुछ मैकेनिज्म बना सकें हम लोग। फॉर्मलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग सेक्टर बाय रिवाइजिंग द रेंट कंट्रोल लॉज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे जो कानून होते हैं ना किराएदारों के, देखो जनरली क्या होता है ना, आपका 12 महीने का रेंट का एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं 11 महीने का बनवा लेते हैं, क्योंकि अगर आप 12 महीने का बनवाओगे ना तो आपको कुछ टैक्स % देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एक होता है आपका लैंड ऑनर, एक होता है टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, और फिर होती है गवर्नमेंट। चलो मैंने सीक्वेंस गलत बना दी, गवर्नमेंट, लैंड ओनर और टेनेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने 12 साल तक का एक 12 साल का एग्रीमेंट देना है तो आपको कुछ % टैक्स देना होगा। लैंड ओनर बोलता है कि भाई टैक्स मैं क्यों दूंगा, टैक्स तो टेनेंट देगा, तो किराएदार से देंगे। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को किराया हमें क्यों देना है, गवर्नमेंट तो बोल रही है अगर 12 साल का एग्रीमेंट बना है तो किराया तो हमको टैक्स चाहिए ना। ये यहाँ पे 11 महीने का वो रेंटल डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जिसमें इनका टैक्स बच जाता है गवर्नमेंट को देने वाला। तो इस इंसान को अपना अफोर्डेबल मिल गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है भाई मेरे को तो तब भी उतने ही मिलने थे, तब भी उतने ही मिलने थे, जो भी पैसा तू देता मैं तो आगे गवर्नमेंट को ही पास करता। ये भी एक चीज़ होती है कि ध्यान रखना। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड लैंड मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोगों को लैंड को यूज़ करना है, ठीक है, वहाँ पर हाउसिंग की सप्लाई कैसे प्रोवाइड करनी है, फ्यूचर में कैसी हाउसिंग की डिमांड हो सकती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होने वाली है, ठीक है ना। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ की प्लानिंग और फ्यूचर में उसकी यूटिलाइजेशन को और इम्प्रूव कर सकें। जोनिंग रिफॉर्म्स, लैंड यूज़ प्लानिंग टूल जैसे कि इंक्लूजनरी जोनिंग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही क्या करते हैं, लैंड और जो भी अर्कमार्क जोन्स होते हैं ना इनको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। एनकरेजिंग द रेंटल मैनेजमेंट, देखो वे फॉरवर्ड आपको इतने सारे नहीं लिखने होंगे, आपको 2 या 3 में आपका काम हो जाएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। तो डू नॉट गो फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हाउसिंग एंड अफेयर मिनिस्ट्री का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में हम लोग पब्लिक और प्राइवेट का कोलैबोरेशन करेंगे, रेंटल मैनेजमेंट कंपनीज। बेसिकली इतना ज़्यादा वे फॉरवर्ड लिखना नहीं होता, आपको एक या तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। 3.5 स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCS, मतलब कि जो भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कॉरपोरेशन जो भी होते हैं ना, प्लस में हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी होती हैं, इन सब को लिक्विडाइट करने के लिए, इन लोगों को पैसा देने के लिए, लिक्विडिटी जहाँ भी वर्ड आ गया मतलब पैसा देने के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, और ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही पार्ट, उसी का हिस्सा ही है। लास्ट मंथ ही इसको अप्रूव किया गया था, ठीक है, यानी कि जून के अंदर इसको अप्रूव किया गया था। सितंबर 2020 तक की इसकी स्कीम है। 90 डेज़ के लिए इन लोगों को ये लोन दिया जाएगा। क्यों ये लोन देने की नौबत आई है इन लोगों को, 90 डेज़ के लिए क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है NBFC HFCs में, और ये होते क्या हैं, NBFC क्या होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि NBFC क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को ऊपर ये बैकग्राउंड वाला दिखाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। NBFC एक कंपनी ही होती है जो कि हमारे 1956 के कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। बैंक्स कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बैंक होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, ठीक है। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस जो होता है वो लोन्स का, एडवांस का, गवर्नमेंट का और बाकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का, हायर परचेज़ करना, इंश्योरेंस का बिजनेस, चिट बिजनेस होता है, ये सब का सब NBFC का काम होता है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं आती हैंगी, ठीक है ना। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल किसी गुड्स का,
ठीक है ना। सिक्योरिटीज़ के अलावा, सिक्योरिटीज़ का परचेज सेल हो सकता है, गुड्स का सेल नहीं हो सकता, या फिर किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सेल परचेज कंस्ट्रक्शन की, प्रॉपर्टी वगैरह का, वो एनबीएफसीज में नहीं आती हैं। इनका डिफरेंस क्या होता है बैंक से? देखो एनबीएफसीज जो है ना, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, ठीक है। कुछ एनबीएफसीज ले सकती हैं टाइम डिपॉजिट्स, इसलिए उन लोगों को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। प्लस में ये पार्ट ऑफ द पेमेंट भी नहीं बन सकती हैंगी, यानी कि सेटलमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, चेक्स वगैरह नहीं इशू कर सकते अपने नाम पे। और बैंक्स की तरह इनका सीआरआर भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ क्राइसिस वगैरह हो जाए तो इतना कैश आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, वो भी एनबीएफसीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एनबीएफसीज का लाइसेंस होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो कितने टाइप की होती हैं कंपनी? दो क्लासिफिकेशन है, एक तो डिपॉजिट के टाइप पे होती है, एक होती है एक्टिविटी के टाइप पे। एक्टिविटी के टाइप के ऊपर बेसिकली हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी आ गया। डिपॉजिट की देखें तो होती है एक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ठीक है ना। जो अगर फर्दर कैटेगराइज करें इसको सिस्टमेटिकली तो उसमें इंपॉर्टेंट आती है और अदर आती हैंगी इस तरीके से। जो नॉन वाली होती है ना, नॉन में एक तो इंपॉर्टेंट आ जाएगी और एक अदर आ जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती हैगी? ठीक है, ये भी एक कंपनी है 1986-1950 के कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक ना। इसका काम होता है प्राइमरीली वो ट्रांजेक्शन करना, और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स होता है कि वो बिजनेसेस जहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है हाउसिंग के लिए, ठीक है, घर बार के लिए, लेकिन डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ये एचएफसी भी एक फाइनेंस, ये एनबीएफसी ही है, ठीक है ना। ये आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर है। लास्ट ईयर जो रेगुलेशंस थी ना एचएफसीज की, ये आरबीआई को दे दी गई थी। उससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आती थी इनकी जो रेगुलेशंस थी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा एनबीएफसी क्या होते हैं और एचएफसी क्या होते हैं। तो अब इन लोगों को हम लोग स्पेशली लिक्विडिटी स्कीम इनके लिए क्यों निकाली आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंदर? मोस्टली जो एनबीएफसीज है ना, इनके पास एक ऑन बैलेंस शीट लिक्विडिटी जो सब्सटेंशियल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच हो रहा है। मान लो भाई ये आपकी एनबीएफसी है, ठीक है, जो ये पब्लिक को देगा लोन, जिसके ऊपर इसको कुछ रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव आएगा इसके पास बेनिफिट, ये इसका एसेट होता है, ऑलराइट। लेकिन जो इसने किसी से लिया हुआ था, जहाँ पर इसको कुछ नेगेटिव पड़ेगा क्योंकि इसको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। इनका एसेट और लायबिलिटी में बहुत बड़ा मिसमैच चल रहा है, ठीक है। इन लोगों को रीफाइनेंसिंग करनी पड़ रही है। जो इन्होंने ऑलरेडी जो लोन ले रखा है उसको रीपे करने के लिए इनको फर्दर लोन लेना पड़ रहा है, रीफाइनेंसिंग करनी पड़ रही है। जो बोरो किया हुआ था ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ये करते क्या है, जो एनबीएफसीज वगैरह होते हैं ना, ये क्या करेगा, यहाँ से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले लेगा, ठीक है ना, यहाँ से लेंड करेगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और लेसर प्राइस पे, मान लो 5% पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए दे देगा, ठीक है, 10 साल के लिए दे देगा, कितने पे, 12% के ऊपर। तो बीच में जितना भी अर्निंग होती है वो सारी की सारी एनबीएफसीज की अर्निंग वगैरह में जाती है, ताकि और लैंड ले सकें और एडवांसेस पे काम कर सकें। इन सब में प्रॉब्लम चल रही हैं। रिसेंटली एक डिफ़ॉल्ट भी आया था, हमारा एक मेजर जो शो लेंडर था आईएल और एफएस 2018 में, उसका एक डिफ़ॉल्ट आया था, ठीक है, जिसके कारण जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स वगैरह थे ना वो भी टर्न हो गए थे। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि एनबीएफसीज के अंदर एक क्रंच आ गया है, ठीक है ना। अब इस क्रंच को ध्यान में रखते हुए ये जो लिक्विडिटी का जो क्राइसिस आ गया ना, पैसों का जो क्राइसिस आ गया था, इसलिए इन लोगों को फोर्स करना पड़ा कि इन्होंने जो लैंडिंग एमएसएमई को कर रखी थी। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को एमएसएमई के बारे में पता चलेगा सब कुछ डिटेल के अंदर, बेसिक से एंड तक। तो इन्होंने जितना भी पैसा एमएसएमईज को कर रखा था ना, तो उसको रिड्यूस करना पड़ा जितना कर दे रखा था। अब एमएसएमईज जो इंडियन इकोनॉमी का बहुत मेजर पार्ट है ये तो, ठीक है ना। इंडिया की जीडीपी में मेजरली कंट्रीब्यूशन, तो हमारे कंट्री में 55.8 मिलियन एंटरप्राइजेज़ हैं जो एमएसएमईज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा डिटेल में, अभी आइडिया दे रहा हूँ। अब उन सब से ये लोग अपना पैसा वापस खींचेंगे तो दिक्कत आएगी उन लोगों को, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस था ना एनबीएफसीज के कारण, इसके कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आने लग गई, ठीक है। तो हम लोगों को बैंक की जो एसेट क्वालिटी थी उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए ऐसी स्कीम निकालनी पड़ी। तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि भैया एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लेके आए हम लोग एनबीएफसीज के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ही लॉन्च करेंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है हमारा एसबीआई का कैपिटल मार्केट्स होगा, ठीक है ना। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक यूनिट है जो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मैनेज करेगा। स्कीम का सिंपल सा एम है एनबीएफसी और एचएफसीज की जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर को जो रिस्क है वो हम कम कर सकें। सारा का सारा जो शॉर्ट टर्म पेपर्स के ऊपर होगा, ठीक है ना। जितने भी एलिजिबल एनबीएफसी और एचबीएफसीज होंगे ना, तो इनका जो टोटल डेट वगैरह जो परचेज करेंगे 30,000 करोड़ तक का होगा। एक कंडीशन लगाई गई कि सोलरली इस पर्पज़ के लिए होगी जो भी एक्सटिंग्विशिंग एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़, यानी तुम्हारी जो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर जो लोड है ना उसी को तुम ख़त्म करने के लिए ये वाला लोन लोगे। ये ऐसा नहीं कि तुम इस लोन को ले लोगे फिर तुम और नया अपना कुछ क्रिएट करोगे, नहीं नहीं,
पुराना जो तुम्हारे ऊपर कर्ज वगैरह ना उस सबको निपटाने के लिए, तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है उसको ख़त्म करने के लिए ही आप लोग इस लिक्विडिटी स्कीम का पार्ट बन सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उससे पहले एक बार आप लोग ये पढ़ लेना चाहिए स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बैंक ने ना बोरोवर्स को क्लासीफाई कर रखा है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के तौर पर। ठीक है ना, कि कितना डिले करते हैं वो रीपेमेंट के अंदर। तो एक स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होता है। ठीक है, अगर जो लोन्स वगैरह होते हैं जहाँ पर रीपेमेंट जो होती है ना वो 1 से 3 दिन तक की अगर डिले होती है तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 0 बोलते हैं। SMA 1 होता है जब डिले होता है 31 से 60 दिन तक का। SMA 2 होता है 61 से 90 का। अगर 90 के बियॉन्ड ओवरड्यू हो जाता है ना तो उसको NPA डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी में ध्यान रखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स है ना वो 6% से लेस होना चाहिए। ठीक है ना, और पिछले 2 प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर यानी 2017-18 या फिर 17-18 हो गया या फिर 18 और 19, इसमें आपको 1 साल का कोई बेनिफिट दिखाना होगा, अपना प्रॉफिट दिखाना होगा। प्लस में आप SMA 1 या फिर SMA 2 कैटेगरी में नहीं होना चाहिए पिछले लास्ट 1 ईयर के अंदर, जो कि 1 अगस्त 2018 से पहले। ठीक है ना, आप SMA 1 या फिर 2 की कैटेगरी में नहीं होने चाहिए हो। ठीक है, तो ये जो रीज़न्स थे ना यहाँ पर कि इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन NBFCs वगैरह की क्या हो गई है, ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बेसिकली मैंने आपको ऊपर बताया ILFS का एक जो डिफ़ॉल्टिंग हो गई थी उसकी। ठीक है ना, इसी कारण पैंडेमिक के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़, ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सच में कुछ नहीं है पढ़ने का, अदरवाइज़ मैं इसको डिटेल में बता ही देता आपको। ऊपर का ही जानना ज़रूरी, ये टॉपिक नहीं आएगा आपका मेंस में, ये उसके लिए है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लस में ये आपका है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है ना, RBI सारे के सारे NBFCs को रेगुलेट नहीं करता है, और भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे SEBI हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDAI हो गया, कुछ डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के NBFCs हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं। फिर कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, जैसे ILFS का जो इंसिडेंट हुआ था ना, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक हुआ उस एक के कारण दूसरा हो गया, दूसरे कारण तीसरा हो गया, एक सर्कल सा बन जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का डिले हो जाना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना जिनकी फाइनेंसिंग NBFCs करता है वो सारे के सारे रुक जाते हैं क्योंकि स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स में डिले होता है ना, तो लैंड को एक्वायर करने में प्रॉब्लम आती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि, और ये सारा का सारा इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 4 ये टाइटल्स लिए थे, ये 4 इनिशिएटिव्स लिए थे, रिसेंट स्टेप्स लिए गए थे। एक था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, ये 2 बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर था एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी, यानी कि हम लोग कुछ 45,000 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया था जिसमें गारंटी लेंगे कि जो पहला लॉस होगा आपका उसका 20% की गारंटी लेंगे। इस तरीके से जहाँ पर भी क्रेडिट गारंटी स्कीम वर्ड यूज़ हो रहा हो समझ जाया करो कि सरकार जो है वो लोन की गारंटी ले रही है ताकि बैंक के ऊपर लोड ना आए। बैंक लोन देखो, मान लो मैं हूँ खुद, अगर मैं जाता हूँ एक बैंक के पास, ठीक है, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि देखो भाई मुझे 50,000 रुपये का लोन दे दो। बैंक ने कहा सिक्योरिटी दिखा दो भाई, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुम तो भाई कल को भाग जाओगे, हमारा तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपनी कंडीशन, मेरे पास होती है सिक्योरिटी तो मैं दिखा देता हूँ। कुछ केसेस में क्या करती है गवर्नमेंट मेरे पास आती है, अगर मैं सिक्योरिटी नहीं दिखाऊंगा तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं किसी को जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, जॉब नहीं प्रोवाइड करूँ कहीं ना कहीं इकोनॉमी को मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंडीशन सेट करती है, बहुत सारी जांच पड़ताल करके बोलती है बैंक को ठीक है आप इंसान को 50,000 रुपये का दे दो, इसकी क्रेडिट की गारंटी हम लेते हैं, इसके लोन की गारंटी हम लेंगे, हम डील करेंगे, तुम पैसे दो, तुम्हारा पैसा चला गया तो तुमको पैसा हम देंगे। अभी जो ये 20 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने निकाला था आत्मनिर्भर कैंपेन पूरा, इसमें बहुत सारी जगह पर यही किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग क्रेडिट की गारंटी लेते हैं, आप लोग लोन दिए जाओ, कोई अगर नहीं चुका पाएगा तो हम चुकाएंगे। तो पैसा डायरेक्टली हर जगह पर कैश के फॉर्म में नहीं आया है, कुछ जगह आया है वो कैश की फॉर्म में, मोस्टली वो लोन्स की फॉर्म में, यानी कि क्रेडिट की गारंटी की फॉर्म में दिया गया है। तो RBI ने ऐसे पहले कई चीज़ें अनाउंस की हुई हैं। ठीक है, एक स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी भी दी थी 50,000 करोड़ की नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, RBI ने प्रेस्क्राइब किया था लिमिट HFCs के एक्सपोजर के लिए कि भाई इनका जो कमर्शियल रियल एस्टेट होगा, ठीक है ना, 20% होना चाहिए मैक्सिमम कैपिटल फंड वगैरह का। इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ले चुकी है। ये टॉपिक है नहीं ऐसा, इसलिए मैं इसको ऊपर से स्किप कर रहा हूँ। अगले टॉपिक्स बड़े हैं डेप्थ वाले, तो मैं उनको बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड वाली चीज़ें करवाता हुआ चलूँगा। बेटर रेगुलेटरी रेजीम होना चाहिए हमारे पास, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की मल्टीपल रेगुलेटरी चीज़ होती हैं। ठीक है, टाइमली प्रोजेक्ट का क्लियरेंस मिलना चाहिए ताकि इनके ऊपर कोई लोड ना पड़े। सजेशंस थे RBI के लिए, उनको NBFCs को एनकरेज करना चाहिए कि अपने जितने भी इनके एसेट्स हैं इनको सबको सिक्योरिटाइज करें। ठीक है, ताकि इनको बैंक्स भी परचेज कर सकें। प्लस में RBI को ओपन होना चाहिए, RBI को
एक स्पेशल विंडो ओपन करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के लिए। एक कोऑर्डिनेटेड और कंसल्टेटिव अप्रोच होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं है। कोविड-19 के पेंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट किया, एजुकेशन को, हेल्थ को, पॉवर्टी को, हंगर को, फाइनेंस को एंड ट्रांसपोर्ट को, टूरिज्म को, एवरीथिंग को, हर एक चीज़ को। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो अप्रोच होनी चाहिए, प्लस में हमारा जो प्लग एंड प्ले की अप्रोच होती है उसको भी हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत हैगी। ठीक है, फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं आप। 3.6 फाइनेंसिंग ऑफ MSME सेक्टर। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का जो सेक्टर है, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को समझ जाओगे ना तो आगे बात समझने में परेशानी नहीं आएगी। मान लो आपके आसपास में कोई एक दुकान है जो फर्नीचर का काम करता है, ठीक है, उनके पास बहुत सारे फर्नीचर हैं, चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड, एवरीथिंग, वो भी एक एंटरप्राइज हो गया। एक इंसान है जो साइकिल का बिजनेस करता है, रिपेयरिंग का भी करता है, सेलिंग का भी करता है, कुछ प्रोडक्शन भी कर लेता है, वो भी एक एंटरप्राइज में आ गया। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। कोई इंसान कंस्ट्रक्शन का सामान बहुत बेच रहा होता है, ठीक है, वो भी एक एंटरप्राइज़ का पार्ट बन गया। अब इनकी कैटेगरीज होती हैंगी, ठीक है ना। कैटेगरीज में इनकी क्लासिफिकेशन की जाती हैगी टर्नओवर के बेस पर, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। कुछ समय पहले ना ये कैटेगरीज ये डिफरेंट हुआ करती थी। अभी ये आत्मनिर्भर कैंपेन से आने से कुछ समय पहले इनकी कैटेगरीज को चेंज कर दिया गया। ये नया क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जिसका लेस देन 1 करोड़ होगा और उसका एनुअल टर्नओवर होगा लेस देन 5 करोड़, उसको माइक्रो की कैटेगरी दे देंगे, एक को स्मॉल की कैटेगरी दे देंगे, उस तरह से मीडियम की कैटेगरी। अब आप एंटरप्राइज समझ जाओ, कोई अपना वो रिटेल शॉप लगा के बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है, वो उसकी जितना टर्नओवर जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली उनको एनुअल यानी कि साल का होना चाहिए, वो पूरे साल का, ठीक है। उनको इस तरह की कैटेगरीज में बात के इनके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास मिनिस्ट्री भी है। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरोना वायरस का ये पैंडमिक आया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत पहले से भी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। हम लोगों ने ऊपर देखा पावर सेक्टर में, हमने रेलवेज़ में भी देखा, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा। तो इसी तरीके से MSME के सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक साइन किया था, एक एग्रीमेंट $750 मिलियन का, ठीक है। उस एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। MSME के अंदर कभी भी इमरजेंसी आए, यानी कि इमरजेंसी किस चीज़ की आएगी, इमरजेंसी हमेशा मार्केटिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस की इमरजेंसी आएगी ना, बिजनेस है तो यहाँ पर यही इमरजेंसी आएगी। तो उसके लिए उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट कर दिया, एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। इसका प्राइस, इसका अमाउंट इतना था। MSME सेक्टर की इंडिया में बात करें तो एक कॉम्पोजिट क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये वाला सिग्निफिकेंस वाला, ये नोट डाउन करने वाला है। ये फिंगर टिप्स पर जो डेटा होता है ना, ये वो वाली चीज़ है। इंटरव्यू में बता सकते हो, आंसर राइटिंग में कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 55.8 मिलियन एंटरप्राइजेज़ हैं हमारे पास, और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हैं। और कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इतने सारे ये जो एंटरप्राइज होते हैं टोटल 124 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करके रखते हैं। ये इस 124 मिलियन का जो जितना भी है ना, उसमें से 14% है वो विमेन है, ठीक है, जो एंटरप्राइजेस को विमेन लीड कर रही हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हो। और इनमें से 59.5% वो हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये अच्छा सिग्निफिकेंस है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया की GDP का 29% जो एक्सपोर्ट होता है वो MSME सेक्टर से जाता है, ठीक है। और 45% ऑफ GDP इज MSE सेक्टर अकाउंट्स फॉर, सॉरी, मतलब जितना भी इंडिया का GDP है ना, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, माफ़ कीजिएगा। इंडिया का जितना भी GDP है उसमें से 29% MSME का है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, जितना भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, 45% MSME से आता है। MSME सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम ऑगमेंटेशन, यानी कि इनकम को रेगुलर पीरियड्स के ऊपर इंक्रीज़ करने में, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ट्रेडिशनल गुड्स के प्रमोशन में, इनोवेशन में एंड एट्सेट्रा। अभी ये इतना कुछ कर रहा है तो इसको कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए थे इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उस पर भी नज़र मार लेंगे हम। बेसिक चैलेंजेस है लिमिटेड कैपिटल और नॉलेज। देखो जब इतने इकोनॉमिकली ये सारे के सारे ना आपस में कनेक्टेड है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं आएगा क्योंकि इतना टर्नओवर नहीं है इन लोगों का, आएगा तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चीप इंपोर्ट्स के कारण उनके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्हें फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड बैकवर्ड इतना अवेयर नहीं होते, तो कितनी भी हाई मशीनरी लगा लेंगे, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, इनोवेशन कर नहीं पाते। मार्केटिंग करने की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, इनफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं इन लोगों की, ठीक है। एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम होती है, मॉडर्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, कैपिटल बहुत कम होता है, नॉलेज बहुत कम होती है। ये तो होते हैं चैलेंजेस, बेसिक चैलेंजेस आ गए।
हमको देखने मेजर कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं इन लोगों के। अगर बात करें तो पुअर एक्सेस होता है फॉर्मल कैपिटल को। फॉर्मल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक से लेना, रूरल बैंक से लेना, जो आप लोन लेते हो, तो सिर्फ 8% एमएसएमईज ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मल तरीके से क्रेडिट चैनल्स के तहत पैसा ले सकते हैं। ऐसा क्यों है भाई, 8% ही क्यों है? ये 55.8 मिलियन बताया था ना हम लोगों ने, 55.8 मिलियन एंटरप्राइज है। अब उसमें से सिर्फ 8% के आसपास ले पा रहे होते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है? इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, पुराना कोई लोन की हिस्ट्री दिखा नहीं पाते, क्योंकि छोटे होते हैं ना, इतना टर्नओवर नहीं होता, इतना बड़ा एंटरप्राइज नहीं होता है, तो और रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते इनके पास, यानी कि फाइनेंस दिखा नहीं सकता अपना कि जो बहुत रिलायबल डेटा हो इनके पास। अब इतने स्मॉल होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी हैवी अमाउंट में नहीं आती हैगी, ठीक है। तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिखा सके अपने लेंडर को जिससे पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। हार्ड एसेट नहीं होते। हार्ड एसेट का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह दिखाना, मशीनरीज दिखाना अपनी, ठीक है। एसेट का मतलब आप क्या समझते हो? आप जब लोन लेने जाते हो तो आप कुछ एसेट दिखाते हो ना, भाई मेरी इतनी ज़मीन है, मेरे इतने घर हैं, मेरी इतनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। तो इनके पास ऐसा कुछ हार्ड एसेट हो नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एमएसएमई है। फिर अप्रीहेंशन होता है कि लीडर्स के यहाँ की वो डिफ़ॉल्ट रेट्स जो होते हैं ना एमएसएमई के, उसके कारण बेसिकली बात ये कि 2 दिसंबर 2017 से लेकर और 2019 के दिसंबर तक, इस 2 साल के पीरियड के अंदर जो एमएसएमई के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे ना, वो बढ़ गए थे थोड़े से। वो रेंज कर रहे थे 16.6% से लेकर 18.7% तक। तो इन लोगों को डिफ़ॉल्ट रेट, यानी कि बैंक जो होगा, बैंक का मान लो 6% का रेट चल रहा है, ठीक है, कोई एमएसएमई वाला आएगा तो बैंक इसको 6% पर देने पर थोड़ा सा कतराएगा डिफ़ॉल्ट रेट के ऊपर, ठीक है। या फिर कोई अगर अदर देन बैंक के अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में भी जाएंगे तो वो भी ये सोचेगा कि यार बाकी सबको मैं अगर 5% के ऊपर देता हूँ ना, एमएसएमई वालों को यार थोड़ा सा 10% या फिर 8% करना पड़ेगा। वो थोड़ा कतराते हैं डिफ़ॉल्ट रेट के ऊपर देने पे, क्योंकि यार इन लोगों का ना वो बैकग्राउंड नहीं होता है इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं कहीं नुकसान हो गया तो मेरा तो पैसा चला जाएगा। इसलिए लो फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजिकल हम लोगों ने ऊपर चैलेंज में देखा था ना एक, कि इनके पास लिमिटेड कैपिटल और नॉलेज होती है। तो ये लोग डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिजिटल मीन्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं कर पाते अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें कि वही चीज़ इतनी सारी ऊपर प्रॉब्लम थी, उसी के कारण जो एनबीएफसीज होते हैं, एसएफबीज होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी इनको कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, अब एक चीज़ और होती है कि करंट जो स्कीम्स हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि ट्रक ओनर्स होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ओनर्स होते हैं, वो स्कीम्स का पार्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक समस्या होती है कि बहुत सारे होते हैं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान अनसर्टेनिटी आ गई थी, ठीक है, पेमेंट्स डिले हो रही हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट थे उनका बर्डन बढ़ता जा रहा है, रीपेमेंट का जो बैंक्स का ड्यूज से रीपेमेंट करने के बहुत सारे रॉ मेटेरियल के प्राइसेस थे वगैरह थे, इन सब में प्रॉब्लम चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है, हल्का हल्का देख लेते हैं इनके बारे में। एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, जहाँ पर 100% गारंटी मिलती है कि भाई इन लोगों का जो भी लोन वगैरह लिया जाएगा वो आप गवर्नमेंट रिटर्न करेगी उसको, ठीक है। और कुछ 3 लाख करोड़ के आसपास तक की कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स की प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया था कि इतने तक के लोन्स बैंक इनको दे देंगे, बैंक को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लौटा देंगे। फंड ऑफ फंड क्रिएट किया था इन्होंने एक 50,000 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर के लिए। एक क्रेडिट गारंटी की स्कीम आई थी यहाँ पर। उसी तरीके से ग्लोबल टेंडर की बात करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हमारा एफडीआई से भी कनेक्टेड था। और रिसेंट हम लोगों ने जो एफडीआई की पॉलिसीज़ चेंज की थी, इन्होंने कहा था कि 200 करोड़ तक का कोई भी प्रोडक्ट होगा ना, वो सिर्फ हम इंडियन एमएसएमईज़ को ही देंगे, उसके बाहर वालों को नहीं देंगे। पहले क्या होता है कि पहले लिमिट अलग थी, कोई भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि 200 करोड़ की लिमिट लगा देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का होगा तो 200 करोड़ तक की जो रेंज होगी उसमें इंडियन वालों को ही पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आईसीटी बेस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक चैंपियंस पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सेटअप किया था, ठीक है ना, इन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ड्यूज़ थे जो एमएसएमईज़ के, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं इनके ड्यूज़ को 45 दिनों में क्लियर कर देंगी। तो कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं, इनका हल्का हल्का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक है अपने आप में पूरे के पूरे। यहाँ पर तो हम लोग इस प्रॉब्लम पे बात ही नहीं कर रहे थे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? करंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको एंटरप्रेन्योर्स तक बढ़ाओ, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स तक और इंसेंटिवाइज करो, इनको ऑफिशियली रजिस्टर करो। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको लेवरेज दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन लोगों को लैंडिंग करवाने में, इनको सप्लाई प्रोवाइड करवाने में, ठीक है ना, लोअर कॉस्ट के ऊपर इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इनको फ़ायदा उठाना सिखाओ। रिस्क डेटाबेस का क्रेडिट होना चाहिए, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि जो लैंडर्स होते हैं ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पूल कर सकते हैं, जो कि एमएसएमई लोन के लिए होगा, ठीक है, जैसे बहुत सारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जनरेट कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, जो लैंडर्स होते हैं ना उनका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है ना, और वो इनको इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकते हैं। इनके लिए जनरेशन को अवेयर करने की ज़रूरत है एमएसएमई के ऑपरेशंस के बारे में, उनको लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताने के लिए।
टेम्परेरी डेफरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेज, रेंट और बाकी यूटिलिटीज़ जो होती हैं, मतलब डिले हो जाना प्रॉपर्टी टैक्स का, रेंट वगैरह का, बाकी यूटिलिटीज़ का, ये सब इन डिस्ट्रेस एंटरप्राइजेस को ना और फर्दर इनकी जो कॉस्ट वगैरह होती है उन सबको बढ़ा देते हैं। तो लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल होता है, पैसों की कमी पड़ जाती है। लिक्विडिटी का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग अब तक, तो कमी पड़ जाती होगी। फिर ये NBFC और जो स्टेट फाइनेंस बैंक्स होते हैं, सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं, इन सब के तहत इन लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, लोन्स दिलवाना, इक्विटी वगैरह दिलवाना, ठीक है ना। ये बहुत सारा अच्छे तरीके का क्रेडिट बन सकता है MSMEs के लिए। क्रेडिट मतलब लोन फैसिलिटी बन सकता है MSMEs वगैरह के लिए। तो छोटा ही टॉपिक था। यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा गैस का प्राइस सिस्टम। अब गैस की बात क्या की जा रही है यहाँ पर, हम नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंडिया के मैप की बात करते हो तो मैं थोड़ा सा एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ इंडिया का मैप। आइडिया लगा लेना बस, रफ एक हिंट देना चाह रहा हूँ। गुजरात का जो ये वेस्ट पोर्ट है इधर पर, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। ये वो एरिया होता है यहाँ पर, स्पेशली गुजरात के ही एरिया होते हैं जहाँ से हम लोग वेस्टर्न साइड से जो गैस हम लोग इंपोर्ट करके लेके आते हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं। अब इस गैस को हमें कंट्री के डिफरेंट लोकेशंस पे भेजना पड़ता है, ठीक है। यहाँ वेस्ट से एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ भेजना पड़ता है। जितना लॉन्गर डिस्टेंस होता है ना उसके अकॉर्डिंगली उतने ज़्यादा उसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। ये बहुत समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है कि अलग अलग पाइपलाइंस होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, जोन्स के हिसाब से। अभी तक हमने क्या कर रखा था कि जो टैरिफ थे ना पाइपलाइन के, उसको डिवाइड किया होता 300 किलोमीटर के जोन्स के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद फिर पर्टिकुलर गैस के ऊपर कहाँ इंजेक्ट करना है, कहाँ प्राइस चेंज करना है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे का एक यूनिफाइड ऐसा गैस का प्राइस सिस्टम कर दिया जाए। वहाँ पर एक फ़िक्स टैरिफ रहेगा उसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अलग अलग जगह के अलग अलग चेंजेस नहीं रखना चाहते हम। पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे कि इस एरिया तक का इतना हो जाएगा, इस एरिया तक का इतना, फिर उस एरिया में उतना ही फिक्स रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में वो चेंज नहीं होगा। तो एरिया वाइज को डिफाइन करेंगे। यही सब डिटेल में जानना है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस के बारे में क्या है। मैंने ऊपर से हिंट दिया, पढ़ते हैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। करंटली फ़िलहाल जो टैरिफ होता है हमारे पाइपलाइन के यूजेस का, वो 300 किलोमीटर तक के जोन में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। और ये जो टैरिफ होता है इंक्रीज़ कर जाता है उन जोन्स के लिए जो गैस के इंजेक्शन पॉइंट से दूर होते हैं। मैंने आपको बताया ना गुजरात वाले पॉइंट से, फिर जितना दूर जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से उतना वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए जो टैरिफ्स होते हैं इंक्रीज़ करते रहते हैं। उसके लिए बायर्स की जो कॉस्ट होती है ना, कि भाई जिस खरीदार होता है, जो ग्राहक होता है एंड पॉइंट के ऊपर, उसके लिए उसकी कीमत बढ़ती रहती है। तो गवर्नमेंट है उसने प्रपोज़ किया कि एक ऐसा यूनिफाइड प्राइस सिस्टम रखते हैं जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग जो गैस होगा ना, इसको जो नियर बाय होगा विदिन 300 किलोमीटर के, उसके लिए 1 प्राइस रहेगा, और जो उसके बियॉन्ड होगा 300 पॉइंट, उसके लिए 1 प्राइस रहेगा। इसके अलावा यही बात थी, इसीलिए जो PNGRB है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का रेगुलेटरी बोर्ड है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था डिस्कशन के लिए, जहाँ पर बात करते हैं कि सिंगल चार्ज लगा दो पाइपलाइन नेटवर्क का। फिलहाल जो क्या जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जो चार्ज होता है ना, वो हर जगह चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके लिए सिंगल चार्ज लगाने की बात कर दो। इसलिए उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था डिस्कशन के लिए। तो एक यूनिफाइड गैस प्राइसिंग सिस्टम बनाने के हमको बेनिफिट क्या होने वाले हैं। देखो, ओवरऑल कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल ही फ़िलहाल की बात करें, जब भी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन ये वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हुई है, तो इस टाइम के अंदर क्या चल रहा है कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस है ना, वो थोड़े से लो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है ना, वो हमको 10% तक लगा के चलनी पड़ रही है। अदरवाइज़ यूजुअली क्या होता है 2 से 3% तक का हो रहा होता है नेचुरल कॉस्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट भी निकालना पड़ता है। अब रिडक्शन इन टैरिफ्स की बात करें, अगर हम करंटली अगर बायर है उसको मल्टीपल पाइपलाइन से खरीदना पड़ता है ना, तो हर एक को उसे इवन सेम ऑपरेटर से ही बेशक से हों, लेकिन मल्टीपल पाइपलाइंस होती हैं तो उसको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका प्राइस फिक्स कर देंगे, यूनिफाइड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम एक खत्म हो जाएगी हमारी। सिंगल मार्केट, हम लोगों को एक सिंगल गैस मार्केट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सिंगल चीज़ होगी तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे, हम लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स को। जो हमारा गैस ग्रिड है हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हम इंडिया को एक गैस बेस्ड इकॉनमी बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो 6% की आज की डेट में हमारा कंजप्शन होता है गैस से। 61% के आसपास हम लोग कोल से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। 14% के आसपास हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से ले रहे हैं। 14% के आसपास हम लोग हाइड्रो से ले रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 24% पूरे वर्ल्ड के अंदर गैस की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ किया जाता है। हम लोग इंडिया में प्लान कर रहे हैं कि 2030 तक इसको 6% से बढ़ाकर और 15% तक कर देते हैं। नए गैस मार्केट्स के डेवलपमेंट हो जाएगा इसी के कारण, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चैलेंजेस क्या होंगे, ठीक है। प्राइसिंग मैकेनिज्म एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए। पहली बात तो ये थी कि हमारे जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइन है 2014 की, ठीक है, उसके हिसाब से जो डोमेस्टिक इंडिया में ही जो हम गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका प्राइस हम लोग लगाते हैं जो हमारा गैस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। अब इस फॉर्मूले में कहीं ये मेंशन नहीं है कि गैस कहाँ से प्रोड्यूस की गई थी। एक्चुअल में जो इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही थी, हम लोगों को कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस को सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक प्रॉब्लम चलती है। इसके अलावा जो भी हम लोग प्राइसिंग वगैरह की बात करते हैं उसमें एक क्वार्टर का
लैग चल रहा होता है। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्या अब क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 का, यानी कि 12 को अगर आप एक साल की बात करते हो उसका क्वार्टर बनाओगे तो 12 का फोर्थ पार्ट कितना होगा, 3 महीने का। इतना लैग चल रहा होता है उसकी पेमेंट के अंदर। ये वाली चीज़ रिजॉल्व करनी है हमको। बहुत सारे मल्टीपल प्राइस के मैकेनिज़्म्स बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने यूनिफाइड सिस्टम बना नहीं रखा है ना। तो एडमिनिस्ट्रेड जो प्राइस मैकेनिज़्म होते हैं सब्सिडाइज सेक्टर्स के, जिसमें फर्टिलाइजर आ गया एक चीज़, ठीक है ना। हम लोग अगर ये चीज़ें सेटल कर लेंगे तो हमारे पास एक कंट्रोल्ड प्राइसिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट्स है सेक्टर में वो सारी की सारी डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगी, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स के लिए। प्लस में जो गैस की चीज़ होती है ये जीएसटी के अंडर नहीं आती। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में जब जीएसटी आया था तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह को हम लोगों ने एक्सक्लूड करवाया था, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह थी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि देखो अल्कोहल टाइप की चीज़ें होगी, पेट्रोलियम होगी, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है ना उसी से तो हमारा स्टेट रिवेन्यू आता है। आप उस पर जीएसटी फिक्स कर दोगे तो हम लोगों को जब भी डेफिसिट होगा तो हम लोग उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पैंडमिक के दौरान जो पेट्रोल के प्राइसेस थे ये कितने रेंज कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट ने अगर 70 का था तो उसको 85 तक का भी करके भेजा था। तो ये बीच का जो 15 रुपये का इंक्रीमेंट था, इंटरनेशनल मार्केट में ये बेशक इनको 15-20 रुपये का मिल रहा हो, 70 का इन्होंने बताया और उसके बाद इन्होंने 15 और भी इंक्रीज़ कर दी। तो सारा पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में ले लिया, ठीक है, जिनको आप लोग वैट वगैरह बोलते हो, सर्विस टैक्स एंड एवरीथिंग करके। तो ये पैसा गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू के लिए यूज़ करती हैगी। तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा इनके स्टेप्स क्या क्या लिए गए बेटर प्राइसिंग करने के लिए। गैस प्राइसिंग का पूलिंग करने की बात की थी 2015 के अंदर। तो इस प्लान के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो चीपर डोमेस्टिक गैस होती है ना उसको हम लोग जो भी हमारा एक्सपेंसिव इंपोर्ट होता है ना एलएनजी का उसके साथ एवरेज कर देंगे, ठीक है ना, फिर पूल करेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म रेट बन जाए हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए। इंडियन गैस एक्सचेंज की हम लोगों ने बात की थी, मैंने आप लोगों को लास्ट मंथ की जो मैगजीन थी उसमें पढ़ाया भी था। अब यही होता है, पिछले महीने पढ़ा दिया था, वहाँ पर हम लोगों ने बात की जैसे दहेज हजीरा गुजरात में है, काकीनंदा जो है आंध्र प्रदेश में है, यहाँ सबको हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग इनके लिए भी एक स्टॉक मार्केट टाइप का ही एक एक्सचेंज मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर गैस के प्राइजेस का भी हम लोग लेन देन कर सकें, जैसे शेयर मार्केट होता है उस टाइप में। फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो भी गैस के प्रोडक्शन होता है ना, नई नई डिस्कवरीज होती हैं उन सबको हम लोग मार्केट बेस्ड के प्राइस के ऊपर सेल कर सकें ताकि एक प्राइस की सीलिंग फिक्स रहे, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स लिए गए थे इनके प्राइसिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये टॉपिक बिल्कुल भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट के लिए, इसमें कुछ मेंस का नहीं आ सकता। वे फॉरवर्ड की बात करें तो प्राइसेस को डी कंट्रोल करना, इंडिया को अपना जो सेंट्रल कंट्रोल है ना गैस के प्राइस के ऊपर वो छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर ज़्यादा आएगी। जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की और जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है ना उस सारी को हमें अनबंडल करना पड़ेगा ताकि हमारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो। रेगुलेशन को बेहतर करना पड़ेगा, रेगुलेटरी जो सुपरविजन होता है उस पर काम करना पड़ेगा, इसको जीएसटी के अंडर लाना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो गैस है उसको हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर ही ट्रीट करें, ठीक है ना, बाकी फ्यूल्स की जो अलॉन्ग विद अदर फ्यूल्स, ताकि टैक्सेशन के लिए तो इसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, उन्होंने सजेस्ट किया था। प्लस में हम लोगों को नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस होती है ना इनको भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे देना चाहिए। इसके कारण क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण डिमांड भी बढ़ेगी और उसके कारण फिर उसकी कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमको बेनिफिट हो सकता है। लास्ट वाले सारे टॉपिक्स होते हैं ना वो छोटे छोटे हो जाते हैं, स्टार्टिंग के टॉपिक्स बड़े लंबे होते हैं। 3.8 पे है हमारे पास बंडलिंग स्कीम फॉर द राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। इंडिया के अंदर फुल टाइम राउंड द क्लॉक, सॉरी क्लॉक उल्टा बनेगा, हाँ राउंड द क्लॉक पावर की सप्लाई मेंटेन रहे, इसके लिए सरकार ने एक बंडलिंग स्कीम निकाली है। अभी बंडलिंग स्कीम क्या है उसको जानने से पहले ना एक बार ये जानो, अब ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा आई गई है, ठीक है। पहले ये जानो कि नेशनल सोलर मिशन क्या होता है। इंडिया के पास ना 8 की नेशनल मिशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर इंडिया बात करता है कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान क्या होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, NAPCC, उसमें से एक है हमारा नेशनल सोलर मिशन। इस मिशन का टारगेट ये है कि हम लोगों को इंडिया को ग्लोबली सोलर एनर्जी का लीडर बनाना है। कैसे बनाएंगे, कुछ पॉलिसी के कंडीशन जैसे बनाएंगे, ठीक है ना, उसके डिप्लॉयमेंट के लिए कंट्री के अंदर। तो मिशन ने कुछ टारगेट भी सेट किया था, ये था कि हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे सोलर पावर का 20,000 मेगावाट का, ठीक है, 2022 तक। लेकिन इसको टारगेट को हम लोगों ने 2015 में रिवाइज कर दिया, हमने कहा कि हम लोग 1 लाख मेगावाट का ग्रिड बनाएंगे। मिशन को हम लोगों ने 3 फेजेज़ में अप्रोच किया है। फेज़ 1 का टाइम पीरियड था 12 से 13, फेज़ 2 का था 13 से 17 और फेज़ 3 का था 2017 से 2022 तक। ये बेसिक आइडिया आपको लगे कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जो हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी आती है, पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस पर भी बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से आती है उस पर भी बात करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी किस तरीके से हम लोग एक बंडलिंग स्कीम बनाएंगे जो वर्ल्ड में अपने आप की पहली ऐसी स्कीम होगी जहाँ पर हम लोग राउंड द क्लॉक पावर प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
बंडलिंग स्कीम क्या है? इसमें प्लान है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है और जो थर्मल पावर की होती है ना, उसको एक बंडल में सेल करेंगे ताकि पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड हो, लगातार चलती रहे। जो पहला फेज़ है नेशनल सोलर मिशन का, उसमें था कि इस तरह की स्कीम को फैसिलिटेट किया जाएगा ग्रिड कनेक्ट करके सोलर पावर से। यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी राउंड द क्लॉक पावर होगी ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जो कि उनका जो ऑलरेडी कलेक्ट कर रही थी कोल बेस्ड जो थर्मल पावर थे वहाँ से, उसमें जो भी कमी होगी उन सबको बैलेंस करेगी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। स्कीम का काम हम लोग क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कितना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन होना है, ठीक है ना। जो भी हमारा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होता है ना, डिस्कॉम्स का रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतना तो इनको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी ही करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को ऑब्लिगेशन होता है। ये कुछ एंटिटीज़ होती है, इनको फिक्स किया होता है कि भैया आपको इतनी तो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी है, उस चीज़ को फुलफिलमेंट कर पाएंगे। एक बार RPO बता देता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी परचेज का जो ऑब्लिगेशन है, मैकेनिज्म है जिसमें हम लोगों ने कुछ एंटिटीज़ कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, ओपन एक्सेस कंज्यूमर, कैपिटल पावर, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, इनके लिए ऑब्लाइज कर दिया कि भैया आपको कन्फर्म ही कुछ परसेंटेज है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही लेना होगा। जितना भी आप टोटल कर रहे हो, मान लो आप 100 कर रहे हो, जो भी बना रखा है इनका, उसमें से मान लो आपको 30 तो पक्का रिन्यूएबल से ही लेना है। अब इन RPOs को हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया कि वो सोलर एनर्जी ही होगी या फिर नॉन सोलर भी हो सकती है, कि विंड वाली भी हो सकती है, जियोथर्मल भी हो सकती है, ठीक है ना। अब RPOs को हम लोगों ने ये सब कहाँ से प्रोवाइड किया था, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का और जो हमारा नेशनल टैरिफ पॉलिसी था 2006 का। ये आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर ली, ओके। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर हम लोग इनके पावर का प्रोक्योरमेंट करवाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर इंटरेस्ट के अंदर, ताकि जो हमारी ये प्रोजेक्ट्स की बैंकेबिलिटी होती है ना, यानी कि लिक्विडिटी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन वगैरह, ये सब हमारे सेट हो सके और हमारे पास रीजनेबल रिटर्न भी आ सके इन्वेस्टर की तहत। अब इस स्कीम में हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे इंटरमीडिएट प्रोक्योरर का, जो कि एक एग्रीगेटर होगा या फिर ट्रेडर होगा, पूरे इंटरस्टेट और इंटरस्टेट के लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि सेल परचेज जो भी करना होगा पावर का, उसके लिए एक फ्रेमवर्क भी बनेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक जो पावर जनरेटर्स होंगे उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि 85% अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, यानी कि पीक आवर्स के अंदर भी हमारे पास एनुअली हमारे पास 85% अवेलेबिलिटी थी इलेक्ट्रिसिटी की। जो बिडर्स होंगे ना इसके अंदर, उन लोगों को 51% जो पावर होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बिडर्स जो है इनको क्लब कर सकते हैं, स्मॉलर थर्मल प्रोजेक्ट्स को टाई अप कर सकते हैं अपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के साथ, वो उनके ऊपर रहेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट होगा, इसके अंदर सोलर भी होगा और नॉन सोलर सोर्सेज भी होंगे, जैसे विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, फिर कोई और कॉम्बिनेशन होगा। अगर वो बिडर्स अपने ये चीज़ कम्प्लीटली टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो उनको 25% जितना शॉर्टफॉल हुआ है ना, उसका 25% इन लोगों को पेनल्टी पे करना पड़ेगा एनर्जी के ही टर्म्स में, यानी कि उतनी एनर्जी ही इनको बाद में प्रोवाइड करनी पड़ेगी एडिशनली। बंडलिंग स्कीम के बेनिफिट क्या होंगे? पहली बात तो जो हमारा इंटरमिटेंसी का जो एक इशू है ना, कि रैंडम एनर्जी जनरेट होती रहती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसको बैलेंस करने का, उस इशू को एड्रेस करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था एक टॉपिक में, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनको 90,000 करोड़ प्रोवाइड कर रही है आत्मनिर्भर कैंपेन के दौरान, उस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा, इनको स्टेबिलिटी आएगी इनके ग्रिड के अंदर, ठीक है ना, इनका जो बैलेंस वगैरह था उनको सपोर्ट मिलेगा। जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होती है ना पावर की, वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। प्लस ये इस अप्रोच के तहत जो थर्मल पावर है ना, उसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जो कि राउंड द क्लॉक पावर प्रोवाइड की जाएगी ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा वहाँ से। बंडलिंग से क्या होगा कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा डिस्कॉम्स के ऊपर, मैंने बता दिया। एक लॉन्ग टर्म की पावर टाइप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, तो उनको एक लॉन्ग टर्म का टाइप मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म की दिक्कत आती हैगी। और RPOs का तो मैंने बता ही दिया। प्लस में हमारा जो थर्मल पावर की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन होती है ना, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी हमारे नए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, इनका बहुत ही हाई रैंप रेट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी होंगे इसके अंदर, जब इतने बेनिफिट्स हम बता ही रहे हैं तो कंसर्न्स भी ज़रूर होंगे। गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं होने वाला है अदर देन मेकिंग रूल्स, ठीक है ना। तो जो बेसिक जो काम होगा वो सारे के सारे पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल बिडर्स होंगे बहुत ही कम है, ये नंबर्स बहुत लिमिटेड हैंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए कुछ खास अट्रैक्टिव कॉस्ट नहीं आने वाली है कि, ठीक है ना, तो कुछ खास कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होने वाली है क्योंकि बहुत ही कम है। जो थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसमें कुछ पेमेंट डिलेज चल रहे होते हैं स्टेट्स के द्वारा, दोनों ही जगह से। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि पावर परचेज के एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के ध्यान में रखते हुए। तो इस स्कीम ने एक चीज़ को जो कंसर्न रहेगा कॉस्ट के ऊपर, जो कंसर्न रहेगा उसको एड्रेस तो किया ही नहीं है।
जो कि बहुत हाईली डिपेंडेंट है किस तरीके से हमारी कोल के ऊपर है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कितना हाई परसेंट जनरेशन हम वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, और उसका इक्विपमेंट कॉस्ट क्या होने वाला है सोलर के लिए, और बाकी जो ऑन मार्केट डिमांड होती है हमारी, जस्ट इन केस विंड की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी बात इसमें हो ही नहीं पाएगी। 3.9 मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर बीओटी मॉडल। ये एमसी क्या है, ये एमसी एग्रीमेंट है ना, और ये बीओटी मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको पहले नीचे बॉक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बनाती है ना, हाईवेज़ वगैरह बनाती हैगी, तो जनरली हाईवेज़ कौन बनाता है इंडिया के अंदर, ना ही बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना सड़क को बनाने वगैरह का, उसके कुछ मॉडल्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं कि भाई किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देना है एंड एवरीथिंग। उसकी 3 चीज़ें होती हैं, बीओटी होता है, फिर ईपीसी होता है और एचएएम होता है। इन दोनों को थोड़ा सुनोगे ना समझ में आ जाएगा। जो बीओटी मॉडल होता है ना, इस मॉडल के तहत क्या होता है कि एक रोड डेवलपर को रोड जो रोड होता है ना वो एक डेवलपर कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना। उसको अलाउड होता है कि अपनी पूरी की पूरी जो उसने इन्वेस्टमेंट लगाई रोड को बनाने की, वो टोल कलेक्शन लगाएगा वहाँ पर, और उस टोल कलेक्शन से उस रोड की सारी कीमत वो अपने बनाने की बेनिफिट जो भी वो कलेक्ट कर लेगा। गवर्नमेंट कोई पेमेंट नहीं करती इसको डेवलपर को, ठीक है ना, और वो अपना सारा का सारा जो मनी होता है सारा जिसने वो जो भी टोल वगैरह बनाता है उससे इन्वेस्ट का वापस लेता है। एक होता है बीओटी का एन्यूटी मॉडल। एक डेवलपर जो है एक हाईवे बिल्ड करता है, उसको एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक रन करता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको कुछ समय बाद तक गवर्नमेंट को वापस कर देता है। गवर्नमेंट उसको पेमेंट स्टार्ट कर देती है डेवलपर को, ठीक है ना, जब उसका गवर्नमेंट का खुद का कमर्शियल ऑपरेशन उस प्रोजेक्ट के ऊपर लॉन्च हो जाता है। यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है 20 साल तक तुम बना दो रोड को, 20 साल तक हम इसको चला लेना, 20 साल में तुम्हारा जितना पैसा रिकवर हो गया ठीक है, 20 साल के बाद जितना बच जाएगा वो फिर हम तुमको इसको रन करके रिकवर करवा देंगे। ऊपर बीओटी वाले में था कि आप रोड बना दो, सरकार बोलती है आप रोड बना दो और टोल कलेक्ट करते रहो आप, ठीक है। फिर हमारे पास एक और मॉडल आता है, वो होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली जो पेमेंट होती है ना वो सारी की सारी गवर्नमेंट ही करती हैगी, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट से थोड़ा सा लेती है, वो होती है कि इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ होती है ना, जहाँ पर नॉलेज लेनी होती है इंजीनियरिंग की, वहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है, उसको इन्वेस्टमेंट कराती हैगी। बाकी रॉ मटेरियल वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट खुद करती हैगी। फिर हमने बनाया एक और मॉडल कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। वो इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर था, बीओटी का और ईपीसी का। इसमें हमने क्या किया, गवर्नमेंट बोली कि वो 40% देगी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, ठीक है ना, पहले 5 सालों में, और उसकी एनुअल पेमेंट्स करेगी एन्युटी के अंदर। रिमेनिंग की जो पेमेंट होगी वो इस बेसिस पे करेंगे कि इस रोड वाले ने क्या क्या एसेट क्रिएट किए हैं और इस डेवलपर की क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगी, उसके बेसिस के ऊपर रिमेनिंग जो पेमेंट होगी वो गवर्नमेंट करेगी। तो ये हमारा एचएएम मॉडल। हमारे जो इंडिया के अंदर चल रहा है ना बीओटी मॉडल, जो इससे 96% जो नहाई के प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको 2011 से 12 तक की अगर हम बात करते तो मोस्टली 96% थे। लेकिन ये पिछले 2 फिस्कल्स के अंदर ना थोड़ा ज़ीरो लेवल के ऊपर आ गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आ गए। तो हमारा एग्जिस्टिंग जो एमसी था ना, जो हमारा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट था बीओटी का, उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए थे। फिर गवर्नमेंट ने अपना जो फोकस था वो शिफ्ट कर लिया नहाई इस पे ईपीसी मॉडल पे और एचएएम के ऊपर। ये मैंने आपको बॉक्स में दिखा दिया था। हालांकि ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस होने लगी ईपीसी और एचएएम के कारण, इसके कारण क्या हुआ कि नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो फाइनेंसेस थे ना वो बड़े एडवर्सली इम्पैक्ट होने लग गए। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना बीओटी मॉडल के अंदर इन्होंने चेंजेस किए कुछ। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ चेंजेस किए। इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू का असेसमेंट होगा ना उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर देते हैं, ठीक है ना। हर 5 साल के अंदर आपका कंसेशन पीरियड में हम लोग आपके रेवेन्यू के जो पोटेंशियल था ना उसको रीअसेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पहले तो 10 साल में होता था, अब इन्होंने कहा कि हम लोग 5 साल में रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर इफ द नीड बी कंसेशन कुड बी एक्सटेंडेड अर्ली इन द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन की, जो भी रोड वगैरह हाईवे के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो लैंड होगा ना, जब तक 90% लैंड का एक्वायरमेंट नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको ऊपर वर्क ऑर्डर नहीं मिलेगा बनाने के लिए, क्योंकि अगर लैंड को एक्वायर करने में डिले होता है तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में भी डिले होता है। तो 90% आप लैंड एक्वायर कर लो, जहाँ से भी लेना है, खेतों से लेना है, सड़क से नहीं लेना है, मतलब गांव से लेना है, शहर से लेना है, 90% आपका एक्वायरमेंट हो जाएगा, फिर हम आपको वर्क ऑर्डर की परमिशन दे देंगे। फिर उनका कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक बोर्ड बनाएंगे ताकि टाइमली रिड्रेसल हो आपका 90 डेज़ के अंदर। ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था, ठीक है ना, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस था ना ये ईयर्स तक ड्रैग होता है, ठीक है। इसके कारण सिग्निफिकेंट लॉकअप्स लग जाते हैं डेवलपर के फंड के अंदर। तो ये कुछ बेनिफिट्स बता रहे हैं कि ये रिकमेंडेशंस की गई थी, ये फीचर हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं ये, और मैंने आपको ये बोर्ड्स बना दिए थे। अब हम देखते हैं कि इसमें कंसर्न क्या आएगा। तो कह रहे कंपनसेशन नहीं देंगे ये लोग। अगर मान लो एक इंसान ने एक यहाँ पर एक रोड बना दिया है,
ठीक है। इसके कॉम्पीटिंग लेवल के ऊपर कोई और भी रोड बनता आ गया इधर से कहीं से, तो ट्रैफिक वगैरह अगर इधर से डाइवर्ट हो जाने लग जाएगा तो इसका तो नुकसान हो जाएगा ना। इसने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि इसके रिगार्डिंग कोई कंपनसेशन की बात नहीं की इन्होंने कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा तो टोल से पैसा कम आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट जितना भी किया था डेवलपर ने उसका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि यार इस चीज़ के बारे में कुछ बात करो। फिर कुछ एक्सेल लोड की अगर हम बात करें, रिसेंटली एक रिवीजन किया गया था कि व्हीकल्स कितना लोड कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या हुआ कि ज़्यादा लोड कैरी करोगे तो ट्रैफिक का मूवमेंट कम हो जाएगा, कम ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि लोड ज़्यादा कैरी कर रहे हो तो व्हीकल कम चलेंगे। उसी कारण क्या हुआ कि जो भी डेवलपर्स का रेवेन्यू वगैरह था ना उसमें थोड़ा लॉस होने लग गया था। तो इन्होंने जो चेंज किया है MCA अभी जो एग्रीमेंट है उसमें इस बात को एड्रेस नहीं किया। फिर फास्टैग रेजोल्यूशन जो भी आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड देगा, ये एक चैलेंज है अभी भी, ठीक है ना। तो ये कुछ क्लेम वगैरह की बात है, कितने पैसे तक का कितना क्लेम करेंगे, ये भी एक चैलेंज चल रहा है। ये कुछ थे कंसर्न्स। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो वो कहना चाह रहे हैं कि नहाई को इन सारे जो कंसर्न्स हैं ट्रैफिक रिस्क के और ये जो प्राइवेट डेवलपर्स के, इन्वेस्टर के, प्लस में ये जो फास्टैग रेजोल्यूशन का, इन सबको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास एक बैंकेबल कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट बने, वो इंश्योर करे कि जो भी हमारी एम्बिग्यूटीज़ हैं, जो भी हमारी सेफ गार्डिंग है इन्वेस्टमेंट की, वो सब इंश्योर हों और वो टाइम से इम्प्लीमेंट हो और इन्फोर्स हो पाए। ये हमारा कंक्लूजन है। इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक 3.10, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक NLMC बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे? सरकार के पास जितनी भी एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है, लैंड एसेट सरप्लस जो भी पड़ा है, उस सब को सिस्टमेटिक और स्पेशलाइज्ड वे के अंदर फैसिलिटेट करें ताकि उसको मोनेटाइज कर सकें। उससे या तो उसको बेच दिया जाए, उसको लीज़ पे दिया जाए, उसको कंसेशन पे दिया जाए, उसको कमर्शलाइज़ किया जाए, उससे कुछ पैसा कमा लें, अपना जितना खर्चा है, जितना डेट है, कर्ज है, वो सारा उससे निकाल लिया जाए। तो एक कॉरपोरेशन बनाना पड़ेगा तो जितनी भी सरकार की ज़मीन है उस सब के ऊपर काम करें। बैकग्राउंड क्या है? पहले गवर्नमेंट का जो पैनल था वो बूस्ट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन सेटअप करते हैं जो कि हमारे लैंड को मोनेटाइज करेगा। तो जितना भी सरप्लस लैंड है हमारा CPSC के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सरप्लस लैंड का मतलब उन्होंने क्या बताया, वो सरकारी ज़मीन जिसको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए उसका कोई प्रोविज़न नहीं है, उसका कोई अप्रोप्रिएट अभी तक, ठीक है ना, बल्कि जिस एजेंसी के पास वो है, किसी यूनिवर्सिटी के पास है, आर्मी को दे रखी है, किसी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को दे रखी है, उनके पास है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है, किसी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को दे दिया है, सरकार के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा जिसका कोई यूज़ हो नहीं रहा है। NLMC क्या करेगा, या तो लैंड को लीज़ पे दे देगा, यानी कि किसी को दे देगा भाई इतने सालों के लिए इतने पैसे आपसे ले लेते हैं। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उन्होंने वो कॉलेज की पूरी लैंड गवर्नमेंट से 100 साल के लिए लीज़ पे ले रखी थी, यानी कि 100 साल के बाद उनको या तो वो लीज़ एक्सटेंड करवानी पड़ेगी या फिर सरकार को ज़मीन वापस कर देनी पड़ेगी। कंसेशन पे करना क्या होता है, कंसेशन के मामले में आप लोग क्या करते हो, ग्रांट दे देते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ स्पेशल राइट दे देते हो उस ज़मीन के ऊपर कि ठीक है भाई इतने समय के लिए आप इस ज़मीन के ऊपर ये सब कर सकते हो, ऐसा होता है। जनरली ये प्राइमरी मोड होते हैं कि किस तरीके से आप इसको कमर्शलाइज़ करना चाहते हो, ठीक है ना। इसमें आप सेल भी कर सकते हो लैंड का, तो NLMC का काम यही सब होगा। कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात उन्होंने की है, उसका डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटेनिंग इन्वेंट्री उसकी, उसका मॉडल कंसेशन के जो एग्रीमेंट्स होंगे उन सबको डेवलप करना, मनी रेज करना, लीगल मैनेजमेंट क्या होगा, कोई भी लिटिगेशन वगैरह वहाँ पे अगर वहाँ पे किसी ने कब्जा कर रखा उन लोगों को एविक्ट कराना, रिहेबिलिटेट करना, रीसेटल करना, ठीक है, लैंड के यूजेज का और उसका रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसा होगा, इस सब के फंक्शन। तो ज़रूरत क्या पड़ी हम लोगों को NLMC क्रिएट करने की, कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है ही नहीं जो गवर्नमेंट के इन सब लैंड वगैरह को मैनेज कर सके। प्लस में हमारे साथ इतना सारा सरप्लस लैंड है, उसको यूजेज हम कर सकते हैं, सरकार का जो डेट है उस सारे को, वो ज़मीन को यूज़ करके बहुत सारा डेट जो है उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है इतने सारे अनयूज लैंड का जिसको सरकार ने एक्वायर कर रखा है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो कि एक पोर्टल है, ये GLIS जो है ना एक पोर्टल है जहाँ पर रिकॉर्ड है कि टोटल एरिया कितना है, कितने जियो पोजिशनिंग मैप्स हैं, डिटेल है भाई कौन सी इंडस्ट्री को, किस एजेंसी को क्या कुछ, गवर्नमेंट का कौन सा लैंड कितना दे रखा है। तो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड ऐसा है हमारे पास जो अनयूज जा रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है लैंड का, ठीक है ना, एक्सेसिव होल्डिंग्स चल रही गवर्नमेंट की, जिसके कारण आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आ रही है लैंड की। अगर हम इंकरेज करेंगे इसमें पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का तो ऑब्वियस सी बात है मोनेटाइजेशन अच्छा हो पाएगा। प्लस में अगर हम लोगों को अपना 2025 का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का टारगेट है 2030 तक हमको ये रियलाइज़ करना है, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास है कि हम लोग
कम से कम हम लोगों को $4.51 ट्रिलियन 2030 तक हम लोगों को 2025 तक का ये टारगेट है। 2030 तक हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना यानी कि फास्ट करना, एफिशिएंट कराना, जल्दी कराना। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि लैंड मैटर को सबको डील करती रहे। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो जो कॉम्परेंट मैनेजमेंट होगा पब्लिक एसेट्स का, वहाँ पर एनएलएमसी को इंश्योर करना चाहिए कि लैंड कंसेशन जो है ना उसमें एक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लैंड कंसेशन में आप जनरली आप ग्रांट कर रहे हो, कुछ स्पेशल राइट दे रहे हो आप प्रॉपर्टी वगैरह के, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, पब्लिक है, प्राइवेट है, इन सबको एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए उस लैंड के लिए, जितना भी लैंड ये लोग देंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है ना। और प्लस में जो लैंड ऑनिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके कारण जिसमें स्टेट्स भी आते हैं, लोकल बॉडीज़ भी आ सकते हैं, इनको अपना शेयर मिलना चाहिए जितना भी ये लैंड रिलीज़ करेंगे कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इकोनॉमिक्स को। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।